इंडिया में इतने एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने नेक्स्ट लेवल आइडियाज हैं, बट उनके पास दिमाग की कमी है। मुंह पे बोलता हूँ। हमने इनवाइट किया है केवल किशन को, जो कि एक बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट है और ऑटोमेशन की वजह से इनकी बिजनेस के अंदर डिपेंडेंसी कंप्लीटली जीरो हो जाती है। मेरे टीममेट को पता होता था मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, फिर भी उसने कभी मुझे बताया नहीं। तो बॉस ने बोला है तो मुझे करना है, तो नेवर हायर दोज पीपल हु हैव द यस बॉस पर्सनैलिटी। इट वॉज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट कि लोग ना डेटा बिल्ड नहीं करते। Data is the new oil of 21st century. With the help of 2 team member, I am making 1 crore every single month without failing. आप 10 साल में जो अचीव करना चाहते हो ना, उसको लिखो और फिर ये देखो कि उस चीज़ को आप 1 साल में कैसे अचीव कर सकते हो। टीम सही से मैनेज नहीं हो रही है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये दिक्कत हो रही है। एक अच्छी टीम किस तरीके से बनाएं और डेलीगेशन किस तरीके से करें। I have been consultant to Panasonic, ThyssenKrupp, Maruti Suzuki, Honda Cars. I've been their trainers. ईमेल से मुझे याद आया, डिजिटल मार्केटिंग के 5 साल के करियर में मैंने कोई भी ईमेल कलेक्ट नहीं करा और फिर 3 साल के अंदर मैंने 5 मिलियन की लिस्ट बिल्ड करी है। वाह! मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो बस $1 बिलियन कंपनीज को पता है। एलन मस्क से एक बंदे ने पूछा पब्लिक कॉन्फ्रेंस में, शुड आई बाय योर टेस्ला शेयर और नॉट? यू नो व्हाट ही सेड? He said, you know, I usually don't recommend people to buy. I've recommended people don't invest in Tesla. Don't tell people what are you going to do. Tell people what you have done. ये स्क्रीनशॉट आपको 0 से लेके 1 करोड़ तक पहुंचा सकता है। सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बकवास है। पहला आपका ट्रैफिक, दूसरा आपका फनल, तीसरा आपका प्रोडक्ट और चौथा आपकी टीम। 5वां बोनस रहेगा आपके लिए, लेकिन ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इनवाइट किया है केवल किशन को, जिनकी टीम 50 लोगों की है, जो कि ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे आप अपना मल्टीपल करोड़ का बिजनेस बना सकते हो 0 से लेके 1 करोड़ तक। पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय केवल, वेलकम टू द डीडी शो and I'm really excited for this podcast. सबसे पहले I just wanted to know how are you? I'm doing great धैर्य, थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली गुड़गांव से आज मेरठ आया आपके इस ऑफिस में, एंड आई एम लविंग द वाइब, एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू सो मच भाई। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में हम 5 स्टेप के बारे में डिस्कस करें जो हर एक कंपनी को रिक्वायर्ड होता है, एंड उसके थ्रू 1 करोड़ हर महीने कैसे पहुंच सकते हैं उसके ऊपर पूरा डिटेल में लेके चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर है, हमारा बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल है, तो लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, लीड्स नहीं आ रही है, टीम सही से मैनेज नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो पा रही है। तो मतलब लोगों के क्वेश्चन इसी अराउंड होता है। एब्सोल्युटली। तो इस पॉडकास्ट को मैंने सोचा कि 5 पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहला ट्रैफिक इंजन, कि लोगों के पास ट्रैफिक कहाँ से आता है। दूसरा आपका प्रोडक्ट इंजन, थर्ड फनल, एंड फोर्थ टीम बिल्डिंग के बारे में आ जाएगा। 5th कुड बी स्केलिंग। स्केलिंग, करेक्ट। हाँ, 5 पार्ट में इसको डिवाइड करके चलते हैं और इसी के थ्रू आई थिंक 1 करोड़ बहुत आराम से प्यार से पहुंच जाएंगे, आराम से बन सकता है। ऑलराइट, सो आप भी करोड़ बहुत आराम से बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस हम ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। डन। तो सबसे पहले केवल मैं जानना चाहता हूँ ट्रैफिक इंजन के बारे में, कि कंटिन्यूअस ट्रैफिक लाने के लिए अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक का द बेस्ट वे इज कंटेंट क्रिएशन, राइट। मैं इसे बोलता हूँ कि जैसे आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं ना, हमारी प्रॉपर्टीज, फाइनेंशियल एसेट, ऐसे एक बिजनेस ओनर को स्टार्टिंग में अपने डिजिटल एसेट्स बनाने चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब चैनल, एंड वहाँ पे आपको एक निश पकड़ना है, कैटेगरी पकड़ना है जिसको आप सर्व करना चाहते हो। इट कुड बी समबडी जिसको पैसा बनाना है, कि आप उसके लिए कंटेंट बनाना चाहते हो, या समबडी जिसको टाइम की कमी है, या किसी की लाइफ में कंफर्ट इंक्रीज करना है या रिस्क रिड्यूस करना है। फाइंड दैट कैटेगरी, और उस प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं, इनको फाइंड कैसे करना है? मैं आपको कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि किसको टारगेट करना है, कैसे करना है। ये फाइंड आउट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किस कैटेगरी को टारगेट करे। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? यार वो ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड है, राइट। अब लेट्स से आपका प्रोडक्ट है कि आप कस्टमर को ई कॉमर्स शॉपिफाई वेबसाइट सेटअप करने में हेल्प करोगे, तो आपका टारगेट होगा रिटेलर्स, ट्रेडर्स एंड पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर D2C ब्रांड, राइट। तो वहां पे आप कैटेगरी आ जाता है। लेट्स से आपका बिजनेस है लोगों को LMS सेटअप हेल्प करना, राइट। तो आपका कैटेगरी रहेगा कोचेस, कंसल्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड अपना प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली वो किस
कैटेगरी के बिजनेस ओनर को हेल्प करेगा, किस चीज़ में हेल्प करेगा, टाइम बचाने में, पैसा इंक्रीज करने में, और वहाँ पे आप कैटेगरी सर्च कर दो। जो जर्नलाइज जाते हैं वो सैचुरेट भी जल्दी हो जाता है गैस कंपटीशन की वजह से। बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव कि हम एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके चल रहे हैं, एक कैटेगरी के लोगों को यार टारगेट। जब अमेजोन स्टार्ट किया था ना धैर्य, तो अमेजोन ने कई सालों तक बस बुक्स ही सेल की थी। वाई? ऑब्वियसली उनकी टीम ने बोला होगा सर इतना ट्रैफिक आ रहा है और भी कुछ बेच लो। दे सेड नो। HubSpot दुनिया का सबसे बड़ा CRM सॉफ्टवेयर, फॉर आई थिंक अराउंड 7 to 8 years दे हैड ओनली वन प्रोडक्ट एंड दे हैड ओनली वन प्राइसिंग। और जब वो लिटरली $500 million पे पहुंचे, उसके बाद जाके उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल रेंजेस लॉन्च किए। कहाँ की कंपनी है जो HubSpot. हब? HubSpot. They had one product. For many years, they just had one offering. अच्छा। So यहाँ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कैटेगरी को पकड़ो और फिर उसके प्रॉब्लम्स के अराउंड कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। गॉट इट। तो ट्रैफिक बाद में, ट्रैफिक लोगों को पता क्या है, लोगों को बहुत डेस्परेशन है, मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे लीड चाहिए। अरे यार, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट क्या कर रहे हो पहले उस पर डिस्कस करो, राइट? इनपुट क्या होना चाहिए? आपकी वीडियोस, राइट? वहां पे मुझे याद आता है, देयर इज अ ट्रेनर कॉल्ड पैंग जुन। हैव यू हर्ड ऑफ दिस गाय? पैंग जुन। यस। उनका एक कंटेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला है, कंटेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला, वेर ही सेज आप एक कंटेंट पीस डिफाइन करो, एक मुझे इस चीज पे कंटेंट बनाना है, उसी चीज को पहले यूट्यूब वीडियो बना दो, उसके अराउंड फिर लेट्स से वो वीडियो, लेट्स से 7 टिप्स टू ग्रो योर सेल्स, राइट? अब 7 टिप्स के आप 7 रील्स बना सकते हो इंस्टा पे। क्रेजी। आपको कुछ और नहीं सोचना। और इतने सारे AI टूल्स हैं जिसमें उस वीडियो को आप ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। तो आपको डे 1 से थोड़ा SEO का भी ध्यान रखना है, राइट? कि एक ऐसा दिन आएगा जहां पे मुझे एड पे ₹1 भी नहीं खर्च करना और मेरी वेबसाइट गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पे आने लगेगी, राइट? और लिंक्डइन पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो क्या आर्टिकल लिखोगे? जो यूट्यूब वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, राइट? तो कंटेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला शुड बी द फर्स्ट थिंग। आप 10 टॉपिक्स फाइंड करो, उसके अराउंड वीडियोस भी बना दो, उसमें से छोटे छोटे रील्स, ब्लॉग, इंस्टा एंड लिंक्डइन। कंटेंट क्रिएशन थोड़ी सी मेरी एक्सपर्टाइज है क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं करते करते। सो हमने ना कंटेंट क्रिएशन में ना पहले बहुत कंटेंट क्रिएट करा इंस्टाग्राम पे। एंड यू आर बेटर देन मी, यू हैव आई थिंक 10 times more YouTube subscribers than my channel. आपका बिजनेस मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। सो कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या था कि हमने ना पहले बहुत जंक फेस करा है ट्रैफिक के अंदर, कि इंस्टाग्राम का प्रोडक्ट बना दिया ₹2000 का, तो बहुत जंक आता था। लेकिन जैसे ही हमने रेंज बढ़ाई, अच्छे लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया जिनकी बाइंग कैपेसिटी, बाइंग इंटेंट है, उसके बाद समझ में आया कि कैसे लोगों को टारगेट करना है। चलो व्यूज़ थोड़े से कम जा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्लाइंट होंगे या जो कम्युनिटी बिल्ड होगी वो लाइक माइंडेड लोगों की बिल्ड होगी। सो उसके बाद मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। 1 साल में हमने 4 साल पहले 2 साल पहले हमने यूट्यूब पे से 900 वीडियोस डिलीट करी मेरी पुरानी। वाओ। क्योंकि उसमें बहुत इंस्टाग्राम का कंटेंट क्या रिजल्ट आया उसमें? मतलब तुम्हें लगा कि कुछ व्यूज ड्रॉप हो गए वो करने के बाद, क्योंकि मैं अपनी पोजीशनिंग चेंज कर रहा था कंप्लीटली। पहले इंस्टाग्राम का ₹2000 का कोर्स है, तो उसमें भी लोग आते थे EMI दे दो इस पे हमें। मैं कहा 2000 पे क्या EMI दो आपको? राइट। तो फिर 900 वीडियो जो मेरी यूट्यूब के ऊपर थे सब डिलीट कर। बहुत अच्छी एडवाइस है। आई थिंक दिस इज बेस्ट कि कई बार कुछ चीज़ें डिलीट करना इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। कुछ चीज़ों को क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करोगे ना उसके बाद ही कोई नई चीज़ क्रिएट हो पाएगी। करेक्ट, क्योंकि होता क्या है ना, यूट्यूब में सजेशन में वो वीडियो दिख जाती है, नहीं तो फिर वही अथॉरिटी। राइट। तो हमने पूरा हाई टिकट वाला वो बनाना स्टार्ट किया। फिर हमने बिजनेस ओनर, जैसे आपको हमने बुलाया शो के ऊपर, तो हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं दोज हु आर इनटू बिजनेस, दोज हु नो देयर शिट कि भाई ये चीज़ कर रहे हैं, इससे इतना बिजनेस कर सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू अट्रैक्ट द राइट पीपल इन योर चैनल। करेक्ट। सो एक तो कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट हो गया, और क्या क्या पार्ट है जिसके थ्रू हम अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर? यार वहाँ पे ना 2-3 चीज़ें। एक तो जैसे कंटेंट क्रिएशन आपने बना लिया, राइट? उसके बाद ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आपका वो कंटेंट वायरल कैसे जाएगा, और अकॉर्डिंग टू मी हर चैनल का अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट? आप यूट्यूब वाली चीज़ को कट पेस्ट करके इंस्टा पे नहीं डाल सकते, राइट? और ट्रैफिक लाने के लिए आपको ना थोड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी पकड़ने चाहिए। अपॉर्चुनिटी, लेट्स से कोई भी एक लेटेस्ट टॉपिक था, अभी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए, तो आपका क्या व्यू है उसके अराउंड, और उसको कहीं ना कहीं अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस थोड़ा सा कनेक्ट कर दो, प्लग कर दो, तो वहाँ पे आपकी वायरलिटी आ सकती है, राइट? और थर्ड, कोई भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हो ना, लाइव कर रहे हो, अगर वो शेयरिंग मोड में आ जाए,
इंस्टा पे क्यों चीज़ें चलती हैं? अगर लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं या सेव करते हैं, राइट? तो कंटेंट जब आप बना रहे हो वहाँ पे आप उनको एक्शन दो, सेव इट, शेयर, कमेंट बिलो। और जो आपके कस्टमर्स बन गए हैं, मेक श्योर दे बिकम योर प्रमोटर। लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को लगता है कस्टमर अलग है और जो सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहा है वो अलग है। फ्रॉम डे वन एनीबडी हु बिकम योर कस्टमर, मेक श्योर दे सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, दे आर कनेक्टेड विद योर लिंक्डइन, वो आपके इंस्टा को भी फॉलो करें, बिकॉज वही वो लोग होंगे जो लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, और वहाँ से एक एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आएगा आपके कॉन्टेंट को और वहीं से ट्रैफिक आएगा। गॉट इट। सो मैंने ना एक चीज़ देखी है भाई अपने करियर में ना कि कंटेंट, जब हम ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा खेल है। मतलब अब ट्रैफिक हम खाली ऑर्गेनिक से जनरेट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। मतलब एक बार बता दिया, सारी ऑडियंस ने सुन लिया, लेकिन बार बार बोलेंगे तो वो ट्रस्ट बिल्ड टूट जाता है, खत्म हो जाता है ट्रस्ट, और उसके बाद वो व्यूज़ भी कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। गलती मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए हम शिफ्ट हुए मेटा ऐड के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या कहना है? मतलब एडवर्टीजमेंट को आप किस तरीके से देखते हो? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कि आप नेचुरली बस रैंडमली लोगों को टारगेट कर रहे हो, सेकंड हो सकता है रीटारगेटिंग, राइट? कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं उसके बाद उन्हें आप रीटारगेट करो। तो वहाँ पे थोड़ा गूगल एसईओ का भी गेम है, गूगल एड्स भी हैं, फेसबुक एड्स भी हैं। मुझे लगता है टू बिगिन विद आपको एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग लीड मैग्नेट बनाना चाहिए। लेट्स से रसल ब्रैंसन, क्लिक फनल्स के सीईओ, ही क्रिएटेड 3 बुक्स, ट्रैफिक सीक्रेट्स, .com सीक्रेट्स एंड एक्सपर्ट सीक्रेट्स, राइट? तो टू बिगिन विद व्हाट यू कैन डू, आप लीड मैग्नेट एक बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग ई बुक, और या फिर आप एक लेट्स से 2 आवर्स का एक आपने वर्कशॉप बना दिया, राइट? उसकी आप एड रन कर सकते हो डायरेक्टली, राइट? और वहां से फिर आप देख सकते हो कि जो आपको ऑडियंस आ रही है किस टाइप की आ रही है, एंड देन आपका फिर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस थी वो वहां पे आ जाती है। तो एड में क्या है कि अगर आप कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं हो तो कोई आपके 3 डेज के बूट कैम्प में नहीं आने वाला, मेक सेंस, ठीक है? कोई डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाला। अगर आप बस स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो बेटर है कि आप लीड मैग्नेट से शुरू करो। आप अपफ्रंट कोई एक वैल्यूएबल चीज दे दो इन 99 रुपीज, और एज अ फ्री PDF और अ फ्री ई बुक और अ फ्री ट्यूटोरियल, जिसको पर्सन ले बाय गिविंग द डेटा, और वहां पे इंस्टेंट वैल्यू क्रिएट हो जाए। जहां पे थोड़ा ट्रस्ट डेवलप शुरू हुआ, वहां पे बैकएंड पे आप लगा सकते हो कि फिर लाइक डेट, गिव अस अ रिव्यू ऑन ट्रस्ट पायलट और गूगल माई बिजनेस। तो वहां पे आपकी रेपो बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। बिकॉज फेसबुक ऐड में लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि बस हम ऐड रन कर देंगे तो लोग आ जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो बंदा जो आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी दोस्त से आपका नाम सुना है, राइट? कभी ना कभी आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब की, कभी ना कभी आपके वेबसाइट पे गया है। तो एक कस्टमर तभी बाइंग डिसीजन लेता है जब मिनिमम 7 टच पॉइंट्स होते हैं उसकी लाइफ में। वाओ, ओके। 7 टच पॉइंट आप बताना चाहोगे कुछ ऐसा? राइट, सो बेसिकली लेट्स से आज आपने एक ऐड देखा कि यू नो अ प्रोडक्ट विच विल मेक यू स्लिम, राइट? आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे विद मिल्क, आपका वेट कम हो जाएगा। लेट्स से एक प्रोडक्ट की आपने ऐड देखी, विल यू ट्रस्ट इट? नो, फर्स्ट टाइम नहीं, राइट? बट लेट्स से सेकंड टाइम किसी फ्रेंड ने बात किया कि यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा था, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, तो आपका रिकॉल वैल्यू आ गया, हाँ यार मैंने उसके बारे में बात की थी। या फिर मेटा ऐड में क्या है, मान लीजिए उस फ्रेंड ने बात किया आप उस प्रोडक्ट के बारे में, आपका मोबाइल फोन, इंस्टा सब सुन लेगा, आपको उसकी ऐड दिखने लग जाएगी, हाँ, राइट? थर्ड, अगर वो कंपनी ने इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेलिंग द प्रोडक्ट एक केस स्टडी पेश किया, राइट? एक वाइट पेपर पेश किया दैट ओके प्लीज डाउनलोड दिस एंड हियर वी हैव गिवन 10 टिप्स ऑन हाउ टू रिड्यूस वेट, राइट? आपने फॉर्म फिल किया मेटा पे, अपना डेटा दिया, आपने ई बुक डाउनलोड कर लिया और उनकी वेबसाइट पे आप चले गए। उसके बाद जब वो रीटारगेटिंग करेंगे टू सेल यू द प्रोडक्ट, दैट विल बी बेटर स्ट्रेटेजी, बिकॉज उनके पास आपका डेटा भी आ गया। अब वो व्हाट्सएप मार्केटिंग से भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, राइट? वो डिस्प्ले एड्स भी दिखा सकते हैं गूगल पे, और साथ में वो अपनी ईमेल मार्केटिंग से आपको नर्चर भी कर सकते हैं। इस तरीके से 7 टच पॉइंट हो गए तो मतलब ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड हो गया। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो खरीदने के लिए तैयार रहता है कि चलो ठीक है, लेट्स बाय इट। एब्सोल्युटली। एक और ना, मैंने ना एक लाइफ में ना बहुत बड़ी गलती करी थी, केवल मतलब डिजास्टर था वो मेरे लिए, कि मैं यूट्यूब पे बेच रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो 100 के 200 के मिलियन में व्यूज जा रहे थे, वो घट के हज़ारों में रह गए। अब क्या होता है ना, इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है, मतलब ये सारे बिजनेस ओनर को नहीं पता है। एक है ऑर्गेनिक कंटेंट मशीन, एक है इनऑर्गेनिक कंटेंट मशीन। जो ऑर्गेनिक है वहाँ पे गलती से भी बेचना नहीं है। ये चीज़ मैंने सीखी। क्यों? क्या होता है कि अगर आपने ऑर्गेनिक में बेच दिया एक बारी, तो ऑडियंस को सबको पता चल गया, चलो वो आ गए।
दोबारा आपने बेचा, अरे यार ये तो बेच रहा है, फिर दोबारा बेचा, अरे यार ये तो बेचेगा, हम इसका कंटेंट देखते ही नहीं है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ऑर्गेनिक में दबा के वैल्यू शेयर करो, मतलब जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना करो, उससे आपका ट्रस्ट, अथॉरिटी, व्यूज सारी चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी। और जो इनऑर्गेनिक है, मतलब मेटा ऐड है, इसके अंदर या गूगल ऐड हो गया, लिंक्डइन ऐड हो गया, इसमें दबा के बेचो, सिर्फ बेचो, तो दोनों चीज़ों से बैलेंस हो गई आपकी अथॉरिटी। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो बस $1 बिलियन कंपनीज को पता है। ओके, प्लीज बताइए। लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड रन करते हैं या फिर ऑर्गेनिक में लगे रहते हैं और वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं, बट दे फियर फ्रॉम सेलिंग। यार माल नहीं बेचोगे ना तो बिजनेस कैसे चलेगा। और सेलिंग को आप सेलिंग मत समझो, सेलिंग इज अ सर्विस। अगर आपको इंटरनली पता है कि मेरे प्रोडक्ट से किसी की लाइफ चेंज हो रही है, शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सेलिंग। बट यू आर राइट ऑन योर पॉइंट कि अगर आप यूट्यूब पे अपने चैनल पे सेलिंग करोगे तो दैट विल काइंड ऑफ रिड्यूस द ट्रस्ट। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कंटेंट बनाओ जहां पे उसका जो कॉल टू एक्शन है वो आपकी वेबसाइट को कोई ब्लॉग होना चाहिए। आप उसको एडिशनल वैल्यू, या आप उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ जहां पे वो एक ब्लॉग देख पाए, आर्टिकल देख पाए या कोई एक वीडियो देख पाए, और उसके बाद उसे रीटारगेट कर सकते हो एड पे। गॉट इट, गेट इट? गुड। या फिर आप YouTube पे ऐसा ऐड रन करो दैट द पीपल हु हैव वॉच्ड माय वीडियोस दे शुड सी माय एड्स। तो आपका अब उसमें वही लोग को आपको मेटा ऐड दिखा रहा है जिन्होंने आपकी YouTube वीडियो देखी है या फिर आपके वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे आए हैं, तो वो ऑलरेडी वार्म ऑडियंस है, उनका क्लिक टू रेशियो इज हाई एंड दे वो विल नॉट पहले ही देख चुके हैं आपको। एग्जैक्टली एंड दे विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम बाइंग L1 L2 और आपने एक और चीज़ बहुत बढ़िया बोली कि जैसे यूट्यूब वीडियो देखा, वो आपकी वेबसाइट पे गए, पूरा आर्टिकल पढ़ा, और हमने वहाँ बेचा नहीं है, यूट्यूब वीडियो में नहीं बेचा, हमने कहा कि एडिशनल रिसोर्स है, वो गए, तो वो कंटेंट मशीन भी दोनों बैलेंस हो रही है कि वैल्यू भी मिल गई, और अगर वो एडिशनल चीज़ें उनको मिल रही है और वहाँ पे पिच भी कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक बैलेंसिंग। और अगर वो यहाँ वेबसाइट पे जा रहा है तो पिक्सल डेटा के थ्रू हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। अमेजिंग पॉइंट मैन, अमेजिंग। एक और चीज कर सकते हो आप, ईमेल। रसल ब्रंसन ने अपनी बुक में बोला हुआ है 1 email is equal to $1 a month, period. It means, let's say नील पटेल, you know, right? नील पटेल की वेबसाइट है, कुछ नहीं है, सिंपली है कि राइट योर ईमेल एंड आई विल सेंड यू दिस PDF. दैट्स इट, राइट? तो अगर आप किसी को यूट्यूब से या कहीं से अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, वहां पे एक ईमेल का आप टैब लगा दो, दैट राइट योर ईमेल एंड विल सेंड यू दिस इन PDF और विल सेंड यू मोर थिंग्स अराउंड इट. Start collecting the emails from the day one because you don't own Meta, you don't own YouTube ads, और वहां पे आपके पैसे लगते जाएंगे, प्रॉफिट कम होता जाएगा. पर ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, जितने ईमेल्स आपके बनते जाएंगे वो आपका एसेट है. नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू. इवन अगर आपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर दिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉन्टेक्ट है हमारे पास, राइट? बिकॉज एट द एंड उन लोगों को पता है कि ईमेल तो केवल किशन से आई है ना, धैर्य से ही आई है. ये तो मैंने हमें जानते हैं. एग्जैक्टली, ये मैंने गलती की थी, राइट? बहुत साल पहले कि ईमेल पे उतना फोकस नहीं किया. बट ये जो टॉप $1 बिलियन कंपनीज है ना, दे नेवर रिलाई ऑन एड्स, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर, दे फोकस ऑन कस्टमर जर्नी. कि कैसे हम इस कस्टमर को हमारी ओन्ड ऑडियंस बना सकते हैं. गॉट इट? यूट्यूब आपका नहीं है, मेटा आपका नहीं, वहां से लैंडिंग पेज पे लाओ, ईमेल कैप्चर करो, ईमेल पे आ गया, उसके बाद आप अपनी गेम खेलो. इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो, और उसमें भी आप 80-20 कर सकते हो या 4/1 कि 5 ईमेल भेजे, 4 सुपर वैल्यू ड्रिवन. एक ट्रेंडी टॉपिक होना चाहिए, एक इमोशनल टॉपिक होना चाहिए, एक लॉजिकल टॉपिक होना चाहिए, और 1 कुड बी लेट्स से Q&A टाइप, और 5th कुड बी प्योर सेलिंग, दैट आई एम डूइंग दिस बाय दिस. अमेजिंग भाई. ईमेल से मुझे याद आया, डिजिटल मार्केटिंग के 5 साल के करियर में मैंने कोई भी ईमेल कलेक्ट नहीं करा. होश आया 5 साल बाद. तो बहुत कुछ लॉस कर दिया था उस टाइम तक. मतलब कि 5 साल में अगर मैं डेटा बिल्ड करता ईमेल का तो बहुत तगड़ा होता. फिर 3 साल के अंदर मैंने 5 मिलियन की लिस्ट बिल्ड करी है. वाह, ऑसम. एंड भाई उसके बाद हमारी जो सेल्स होती है ज़्यादातर वो ईमेल के थ्रू होती है, क्योंकि हाई टिकट प्रोडक्ट है. तो मतलब वो ईमेल कंटिन्यूस बेसिस पे देखते हैं. मेटा ऐड भी है क्योंकि हर तरीके से रिटारगेट हो रही है. तो जो ईमेल आता है ना, लोगों को बहुत पसंद है. यार धैर्य आपने ये वाला ईमेल किया था, ये वाला ईमेल किया था. तो हमने इस तरीके से लैंग्वेज बनाई हुई है कि वो ऐसा लगता है कि हम 1-on-1 बात कर रहे हैं. हमने ईमेल का स्ट्रक्चर बहुत सॉर्टेड किया हुआ है. एंड इट वॉज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट कि लोग ना डेटा बिल्ड नहीं करते हैं. डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी. करेक्ट, राइट? अगर आपके पास डेटा है, यू कैन रूल द वर्ल्ड, राइट? और जो आप
बोल रहे हो ना 1 करोड़ अ मंथ, उसका डायरेक्ट रिलेशन डेटा से है. इफ यू डोंट हैव ईमेल डेटाबेस, लेट्स से अगर आपके पास 1000 अच्छे क्वालिफाइड लोगों का ईमेल है, क्या आप उन 1000 में से 10 कस्टमर भी नहीं कन्वर्ट कर पाओगे? आराम से कर लोगे. अब इमेजिन 6 महीने बाद आपके पास 10,000 क्वालिटी ईमेल डेटाबेस है. वो 10,000 में से क्या 100 लोग भी आपका L1 प्रोडक्ट नहीं लेंगे? आराम से लेंगे. और वहीं आपको 1 लाख हो गया तो वहां से 1000 भी हो सकता है. और इसको ना स्टोरी फॉर्म करके अगर लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या सोचते हैं कि एक हमने ईमेल लिख दिया और कहा खरीदो, पुश कर दिया तो वो खरीद लेंगे. नहीं, ऐसे नहीं करना है. मैं भी गलती कर चुका हूँ. मैंने ईमेल, हमारे पास काफ़ी सारे थे, मैंने पुश किया, ईमेल चले गए एंड उसके बाद मैंने कहा सेल्स नहीं हो रही यार. वो स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, वैल्यू डालनी पड़ती है. जैसे फर्स्ट वीडियो ये होगा, सेकंड वीडियो होगा, थर्ड वीडियो पे अगले दिन, मतलब 7 दिन का प्रोसेस होगा. उसके बाद वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा आपकी जो वैल्यू है, मतलब उसकी प्राइमिंग हो गई है पहले और एंड में आके वो खरीदता है. वहां पे जो आपका VSL फनल है ना, वो बड़ा काम आ सकता है. हाँ, राइट. 4-5 ईमेल भेजे, 4 वैल्यू वाले, और उनमें भी जो 4 आप ईमेल भेज रहे हो आउट ऑफ 5, लेट्स से 4 वैल्यूड, उसमें आप ऐसे एंड में क्वेश्चन डालो कि प्लीज रिप्लाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट. करेक्ट. जितना कस्टमर रिप्लाई करेगा आपके ईमेल डोमेन का रेपुटेशन बढ़ेगा. करेक्ट. ये लोगों को नहीं पता होता कि रेपुटेशन बढ़ता है अगर वो कन्वर्सेशन टाइप में पहुंचता है. और लोग, मैंने ईमेल देखा, पता लोग क्या करते हैं, मेल चेन पे कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, दुनिया भर के इमेजेस डाल देंगे, वीडियोस डाल देंगे. ईमेल का कंटेंट जितना क्रिस्प हो, 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें आना चाहिए प्लीज रिप्लाई इफ यू वांट दिस, लेट्स चैट, राइट. और जो 5वां ईमेल होना चाहिए, दैट शुड बी जस्ट अ बटन. वहाँ से वो पर्सन आपके लैंडिंग पेज पे जाए, वहाँ पे एक वीडियो है, और वहाँ से बुक अ 1-to-1 कॉल, और मे बी ज्वाइन अ वर्कशॉप, और बाय दिस और बाय दैट, टू द पॉइंट. जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेरी लाइफ चेंज हुई है, केवल भाई की चेंज हुई है. सो ईमेल आज से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दो. लिस्ट बहुत काम आएगी आगे जाके. अगर कोई कंटेंट हमें हिट कराना ना केवल भाई, तो हम ईमेल लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं उसकी पहले ही, कि देखो ये चीज़ आने वाली है, और एक क्लिक में उस पर व्यूज़ भी बढ़ जाता है. आप देखो, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड त्राया जो ऑयल सेल करती है, राइट, जिनकी पीपल हु लूजिंग देयर हेयर, उनकी एड ऐसे नहीं है दैट बाय आवर ऑयल. दे आर रनिंग द एड दैट फिल दिस फॉर्म और फिल योर ईमेल एंड वी विल टेक अ टेस्ट, वी विल सेंड यू अ रिपोर्ट. और उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन में दे से ओके वी हैव दिस पैकेज ऑफ ऑयल विच यू कैन बाय टू ट्रीट योर हेयर. पूरा पैकेज बेच रहे हैं. एग्जैक्टली. वाओ. तो ईमेल में क्या, एक बार आपने ईमेल कैप्चर कर लिया, उसके बाद आप अपने पूरे जिंदगी भर मार्केटिंग कर सकते हो. पर आज के टाइम में ईमेल से बेटर व्हाट्सएप भी है. डू यू नो व्हाट्सएप का ओपनिंग रेट कितना है? 98%. 98. हाँ, मतलब आपने जैसे 10,000 लोगों को व्हाट्सएप भेजा, इन केस डिलीवर होना चाहिए, राइट. अगर आपने 10,000 लोगों को व्हाट्सएप भेजा, 9800 पीपल विल ओपन इट. इट्स almost 10 times higher than email, right? But then it comes with responsibility. You can't do too much of marketing on WhatsApp. You need to be very subtle in that. और at the end मैं तो यही बोलूँगा यार कि वैल्यू क्रिएशन और रिजल्ट. अगर आपने पहले 100 कस्टमर्स को अच्छे रिजल्ट ला के दे दिया ना, और फ्रॉम डे 1 आपका माइंडसेट है कि ये कस्टमर जो है मेरा प्रमोटर बनना चाहिए, ये कस्टमर को मुझे और नया कस्टमर ये लाके दे मुझे अगले 6 months में, वो आपने माइंडसेट बना लिया ना, नोबडी कैन डू बेटर प्रमोशन देन योर कस्टमर. करेक्ट. और ना स्टार्टिंग में बहुत हसल होती है, स्केलिंग में तो चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें बिल्ड कर ली, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत हसल होती है. एज अ एंटरप्रेन्योर आपने वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी? यार उसका एक प्रोसेस है. मतलब मैं बोलूँगा, कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखती है और आपको दिखता है यार ये मैं रोज सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके अराउंड आपको सिस्टम बनानी चाहिए, राइट. वो हसलिंग को आप हसलिंग मत समझो, उसे ऐसे सोचो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये मुझे डेली इस पे काम करना पड़ रहा है. कैन आई हैव अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय हु कैन वर्क ऑन इट, और इन टाइम्स ऑफ AI कैन आई ऑटोमेट दिस प्रोसेस, राइट. लोग ऑटोमेशन के पीछे ऐसे जंप करते हैं कि हाँ मुझे बिजनेस ऑटोमेट करना है, बट पहले आपको वो देखना है कौन से आपके चैलेंजेस हैं जो आपको सॉल्व करवाने यूजिंग ऑटोमेशन. तो मैंने तो अपने पूरे बिजनेस को ऑटोमेट किया हुआ है. मतलब मेरे बिजनेस में अगर दिन में 100 एक्टिविटीज होती हैं तो 90 एक्टिविटीज आर फुल्ली ऑटोमेटेड. बट ऑटोमेट भी होता है तब स्केलिंग पे पहुंचने, क्योंकि स्टार्टिंग में मैनुअल काम करना पड़ेगा. कोई पैसे बचाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए. तो वो जो हसल वाला काम है, जैसे भाई मुझे पता है आपका बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है जहाँ से आप आते हो, थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे कुछ? यार आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन यूपी कॉल्ड पूरनपुर, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में आता है. एंड 10th तक मैंने वहाँ स्कूलिंग की, 12th तक. उसके बाद आई कंप्लीटेड माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम PU चंडीगढ़. और मतलब मैं तो जॉब कर रहा था यार, आई वाज अ डेटा एनालिस्ट इन अ गुड यूरोपियन कंसल्टेंसी फर्म. और 6 महीने में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना था. जैसे बल्क हायरिंग होती है ना कॉलेज से,
ऐसे हमें उठाया गया कि आप चलो और एक्सेल सीखो, सैस सीखो। वहाँ से मेरा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन का बैकग्राउंड बना, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर बिग मल्टीनेशनल कंपनीज। 5वें महीने में नोटिस आ गया दैट सॉरी वी आर फायरिंग यू, व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। और वहाँ पे देन आई क्रिएटेड अ प्रोफाइल ऑन naukri.com. आई रोट दैम आई एम अ फ्रीलांसर एंड आई कैन डू सम एक्सेल डैशबोर्ड्स और मैं एक्सेल की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। NIIT रीच्ड आउट टू मी दैट हमारे क्लाइंट है पैनासोनिक जिसको एक्सेल की ट्रेनिंग चाहिए। आर यू अ ट्रेनर? देयर आई वाज नॉट अ ट्रेनर, बट मैंने लास्ट उसे एक हफ्ते पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ा था बिल गेट्स का, दैट से येस टू एन अपॉर्चुनिटी इवन इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट एंड प्रिपेयर ऑन द। आई सेड यस, आई एम एन एक्सेल ट्रेनर। दे सेंड मी सम टॉपिक्स के टॉपिक्स पे आपको ट्रेनिंग देनी है। मैंने 2 दिन लगाए, टॉपिक्स मुझे पहले ही पता था टेक्निकली, मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया और पहला प्रोजेक्ट था पैनासोनिक जयपुर ऑफिस। आई वाज शिवरिंग, मुझे लगा कि स्टूडेंट्स होंगे जिनको ट्रेनिंग देनी, बट वो सब टॉप मैनेजमेंट थे। वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने MDI और IIM से हायर किए हुए थे, बट समहाउ दे लव्ड माय एनर्जी, दे लव्ड द ट्रेनिंग, और वहां से मुझे पैनासोनिक का पैन इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और वहां से फिर जर्नी शुरू हुई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फिर वहां से फिर MSMEs को फोकस किया और अब तो ग्लोबल लेवल पे हम कर रहे हैं। अमेजिंग, ग्लोबल लेवल पे भी जाएंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर। Awesome. सो हमारा जो ट्रैफिक इंजन है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया कि ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करी, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, मेटा एडवर्टीजमेंट के बारे में, रीटारगेटिंग के बारे में। जितने भी बिजनेस ओनर है ना, एक चीज़ ध्यान रखो कि आप को लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे देख पाएंगे अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे, एडवर्टीजमेंट चलाओगे, आपके बिजनेस को ज़्यादा देखेंगे। ये सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा, आप बेच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए ट्रैफिक जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? एब्सोल्युटली, राइट। तो सेकंड स्टेप आता है भाई हमारा प्रोडक्ट इंजन। प्रोडक्ट इंजन के अंदर होता है कि आप कितने प्रोडक्ट बनाओगे, आपकी कंपनी में क्या क्या सारी चीज़ है। शायद ये थोड़ा सा हमारा लंबा जाए क्योंकि प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हो? पहला, अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपना नीश सेलेक्ट कर लिया और उसको पता भी लग गया कि मैं यहाँ कंटेंट क्रिएट करूँगा या ट्रैफिक यहाँ से लेकर आऊँगा, अब वो प्रोडक्ट में एक्सपर्टाइज कैसे करेगा कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट बन सके? आप क्या क्या चीज़ें देखते हो उस चीज़ को लेकर? पहली बात, ये बेस्ट वर्ड ही नहीं आना चाहिए। गॉट इट। ठीक है, बिकॉज जब हम बेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं वो तो नेवर एंडिंग है। और ये मिस्टेक लोग करते हैं कि हाँ मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं अगले साल लॉन्च करूंगा। अरे किसी के पास टाइम नहीं है यार, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट यू। जो आप प्रोडक्ट जितनी जल्दी बना के मार्केट में डाल सकते हो, अपने पहले 50-100 कस्टमर को दे सकते हो एज अ ट्रायल। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक आज कोई फीचर लॉन्च करती है, क्या लगता है ग्लोबल लेवल पे लॉन्च करती है? नहीं, वो किसी 1-2 स्टेट्स में लॉन्च करती है कि हम ये फीचर ट्राई कर रहे हैं, हम 2 स्टेट्स में लॉन्च कर रहे हैं, देखो अगर आपको अच्छा लगता है तो बताओ, कोई बग्स आते हैं तो बताओ। राइट? अगर वो वेट करते रहे कि पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, अरे सैलरी कौन देगा तब तक, घर कैसे चलेगा? राइट? तो एक बेस्ट वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हाँ, कस्टमर फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कस्टमर ने फीडबैक दिया, प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, इटरेट करो, सो दैट कस्टमर को दिखे कि आप उसकी बात सुन रहे हो, प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हो, एंड आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होती है। याद रखो, कस्टमर आपका प्रोडक्ट इसीलिए नहीं परचेज कर रहा है कि उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। उसकी प्रॉब्लम तो मार्केट में 10 और सॉफ्टवेयर है। आपको ऐसी चीज तो नहीं बनाओगे ना जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। राइट? और YouTube पे फ्री में भी मिल जाएगा देखने को। एग्जैक्टली। कस्टमर आपसे इसलिए जुड़ रहा है बिकॉज वो आपकी स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहा है। राइट? जैसे आपने कोई LMS बनाया, LMS की कमी है क्या मार्केट में? नहीं है, बट बिकॉज वो आपसे रिलेशन बिल्ड है तो वो आपको पहला चांस देना चाहता है दैट आई विल पे यू। राइट? अगर आपने कस्टमर की रिस्पेक्ट की, उसका फीडबैक लिया और प्रोडक्ट इंप्रूव किया उसके सामने, तो कस्टमर वो जर्नी को मजे में लेगा कि यार मेरे सामने ये प्रोडक्ट बना है, देखो पहले तो कुछ भी नहीं था और इसके 10,000 कस्टमर पहुंच गए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। राइट? सो अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो पहले तो डिसाइड करो क्या बनाना है। क्या आपको कोई कोर्स बनाना है, या कोई वर्कशॉप बनानी है, या कोई SaaS प्रोडक्ट बनाना है, या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाना है। और वहां पे आता है आपकी कैपेबिलिटी। आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड ही नहीं है और आप बोलते हो जी मुझे कोई SaaS सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और आपको लगता है कि आप पैसे से वो किसी थर्ड पार्टी से बनवा सकते हो। इससे बड़ा कोई ब्लंडर हो ही नहीं सकता। बिकॉज इनिशियली तो वो चीज़ बन जाएगी, पर उसके बाद 10 साल के बाद आप अपनी कंपनी बेचने जाते हो, कौन खरीदेगा? बोलेंगे आपके पास टेक की नॉलेज ही नहीं है, क्या हम उस थर्ड पार्टी वेंडर पे रिलाई करेंगे? नो। राइट? तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है कोचिंग, तो आप एक अच्छा सा कोर्स बनाइए। राइट? अगर आपकी कैपेबिलिटी है 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो आप अपनी सर्विसेज लॉन्च कीजिए। फेसबुक एड लॉन्च सर्विस, वेबसाइट क्रिएशन सर्विस, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाइए। राइट? अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है
और आपको शांति की ज़िंदगी पसंद है, वाइल स्केल करना है ग्लोबली, तो फिर आप SaaS में जाइए कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे ये प्रोडक्ट सॉल्व होगा। आजकल पता है लिंक्डइन के भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर भी है उसके अंदर। सेल्स नेविगेटर तो लिंक्डइन का खुद का प्रोडक्ट है। लिंक्डइन बाय द वे गाइस इज वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जिसको अगर आपने क्रैक कर लिया, क्वालिटी ऑडियंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, राइट? उसका एक अलग स्ट्रैटेजी रहता है, मे बी विल टॉक लेटर इन दिस पॉडकास्ट। थोड़ा सा बता सकते हो उसके बारे में? यार लिंक्डइन में ना एक आजकल बहुत चीज चल रही है कि एक फॉर्मेट है। लेट्स से कोई बोलता है कि आई अचीव्ड दिस रिजल्ट इन दीज मेनी डेज विदाउट दिस, and I achieved point number 1, point number 2, point number 3, and I have created an ebook around it. If you want it, follow me, right? And comment below ebook. And people who will repost will get the access of this ebook early. Bam! Within 2 days, 100 comments और उस पोस्ट का रीच 1 लाख पहुंच गया। वाह। मैं फेसबुक पे लिंक्डइन पे डेली देख रहा हूँ, ऐसे 10 पोस्ट मैं देखता हूँ। अमेजिंग स्ट्रैटेजी। अब सोचो, लोगों ने ऐसा SaaS टूल बना दिया है जिस पे आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कनेक्ट करो, अपनी ऑडियंस डिफाइन करो, और वो आपको डेली 5 ऐसे वायरल लिंक्डइन के पोस्ट लिख के देगा विद गारंटी कि वो लिंक्डइन के पोस्ट वायरल जाएंगे। वो तब वायरल जाता। और अब वो ऑब्वियसली 10 के 10 नहीं जाएंगे, 10 में से एक भी चला गया तो जो आपने वो सॉफ्टवेयर में $20-50 पर मंथ पे किया है, आपका ROI आ गया। और वो छोटे छोटे SaaS टूल्स 1-1 लाख कस्टमर पहुंच चुका है उनका। वाह। राइट? बट अब आप सोचो, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं और मैं बना दूं सॉफ्टवेयर, कोई लॉजिकल नहीं उस चीज का, राइट? तो आपको प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म पे तो ऑब्वियसली SaaS विंस, बट शॉर्ट टर्म पे आपको देखना है कि आप 1-to-1 बेटर कस्टमर से कनेक्ट कर पाते हो, तो फिर आप एजेंसी शुरू करो, राइट? वहीं से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लॉन्ग टर्म पे टेक प्रोडक्ट बनाने में कैपेबिलिटी मिलेगी, राइट? अगर आपको लगता है कि मैं 1-to-many कर सकता हूं, तो कोचिंग में कोर्स बनाओ और कोर्स में अच्छी वैल्यू दो, और जो कोर्स में से विनर्स निकल के आते हैं वहां पे फिर आप एक कोचिंग प्रोग्राम बना सकते हो। गॉट इट यार, ये बहुत बढ़िया था। मुझे ना एक और चीज़ ध्यान आई भाई कि जैसे आपने बोला कि फ्री में जब हम चीज़ें कुछ देते हैं, जैसे जियो ने किया था। जियो ने स्टार्टिंग में कितना डेटा दिया कि यूज़ करो, ये करो, फिर बाद में पेड कर दिया। और वही नॉर्मल जो एयरटेल और आइडिया के जो पैकेज था सेम उतने में ही निकाल दिया। तो मतलब वो बढ़िया था कि अगर आप स्टार्टिंग में अपना कोई प्रोडक्ट बना लो, दे दो ऑडियंस को, उनसे फीडबैक आएगा, फीडबैक से उसको इम्प्रोवाइज करो, बढ़िया करो, तगड़ा करो, कंपनी की तरह, मतलब जो और दूसरी कंपनी कर रही है, उसके बाद प्राइस बढ़ा के बेचो, क्योंकि लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनका आदत लग गई है। एब्सोल्युटली, दैट इज द बेस्ट थिंग। पर एक चीज इसमें लोग मिस कर जाते हैं कि वो पीपल एंड अप क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट जो किसी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, जिसकी राइट पोजीशनिंग है नहीं है, और उस प्रोडक्ट में वो फीचर ओरिएंटेड बात करते हैं कि मैं ये भी फीचर डाल दूं, वो भी फीचर डाल दूं। दे क्रिएट अ गार्बेज आउट ऑफ इट। आपको वो नहीं करना, आपको उसमें नो वाला अप्रोच लगाना है कि कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं डालूंगा मैं। बिकॉज जब आप बिल्कुल कस्टमर ओरिएंटेड सोचने लग जाते हो ना, तो यू विल गो रॉन्ग। अगर आज से 100 साल पहले लोगों को पूछा होता कि यार व्हाट डू यू वांट, आप घोड़ा चला रहे हो, आपको क्या चाहिए, तो लोग चाहते आई वांट फास्टर हॉर्स, बट समबडी थॉट कि यार मैं कार बना देता हूँ। तो कस्टमर फीडबैक को ब्लाइंडली नहीं लेना है, बिकॉज कस्टमर हमेशा आपको सरफेस लेवल की चीज बताएगा। करेक्ट। आपको ये देखना है कि क्या रूट कॉज क्या है। डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप बोलते हो यार मुझे फीवर है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर इमीडिएटली दवाई नहीं देता। डॉक्टर क्या बोलता है, रिपोर्ट कराओ, ये टेस्ट लिख के आओ। टेस्ट में वो देखता है यार इसकी ब्लड में ये प्रॉब्लम है, इसको ये दिक्कत है, फिर वो आपको बोलता है ऑपरेशन होना चाहिए या दवाई देनी चाहिए। तो जो लोग डायरेक्टली कस्टमर की बात सुन के प्रोडक्ट बना रहे हैं, गलती करेंगे। तो टेस्टिंग भी करना कि वो एक्चुअली में हो भी रहा है, पीछे नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, उसका रूट कॉज पकड़ो, उसको एज अ फीचर लेके आओ, तो वो चीज़ वहाँ पे चलेगी। अमेजिंग। सो मैंने एक चीज़ देखी है, जब हम स्टार्टिंग में बीटा वर्जन चलाते हैं तो हम फ्री में दे रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, इस चीज़ों को इम्प्रोवाइज करते हैं, उसमें कॉस्टिंग भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, कभी कभी कंपनी माइनस में भी चली जाती है। तो इसको डायरेक्ट कम करने के लिए कुछ तरीके हैं जो आपको पता है, या नहीं ये स्टेप करना ही पड़ता है? यार मुझे लगता है कि फ्री से बेटर है कि आप पेड करो, बट टिकट प्राइस स्टार्टिंग में कम रखो। सेल्स फोर्स कंपनी सुनी आपने? Salesforce, हाँ करेक्ट। Salesforce is one of the biggest CRM software. By the way, it is not suitable for small business owners. Like literally करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चला जाता है पर ईयर, अगर आपकी एक बड़ी सेल्स टीम है उसमें, और उसमें इम्प्लीमेंटेशन में भी सालों लग जाते हैं। इट्स अ मतलब अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा है। बट मैं उनके वेबसाइट सॉफ्टवेयर ओपन किया और उनका चार्जेस मस्ट बी अराउंड 20,000-30,000 रुपीज़ अ मंथ पर एम्प्लॉय और फ्यू एम्प्लॉयज़, और उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट मंथ स्टार्ट विद ओनली $9।
गेटिंग इट? तो आपका जो प्रोडक्ट है आप फ्री में देने के बजाय फ्री ट्रायल दो, दैट यू कैन ट्राई माई प्रोडक्ट फॉर 15 days। या फिर अगर आप बेच रहे हो तो पहले मंथ उसको 9 रुपये का कर दो या 99 रुपये का कर दो, और उसके बाद बोलो सेकेंड मंथ से ये चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जब आप धैर्य किसी को कोई चीज़ फ्री में देते हो ना, तो उस कस्टमर को अपना टाइम भी कॉस्ट लगता है। ध्यान से सुनना, जो सामने वाला बंदा है ना, उसके लिए टाइम इज मनी, बट जब वो कुछ चीज़ के लिए पे करता है तो उसको खुद को जस्टिफाई करना है कि यार मैंने सही डिसीजन लिया है, तो वो उसको इंप्लीमेंट करता है। और एट द एंड इंप्लीमेंटेशन इज द की, चाहे वो एजेंसी में हो, कोचिंग में हो, सॉफ्टवेयर में हो। अगर कस्टमर ने इंप्लीमेंट नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। तो या तो आप फ्री ट्रायल निकाल सकते हो अपने प्रोडक्ट का, बिकॉज वहां पे कस्टमर को पता है कि मेरे पास 7 days का ट्रायल है, तो अगर मैंने 7 days में एक्सप्लोर नहीं किया, आई विल लूज द अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे फोमो आ गया। या फिर आप फर्स्ट मंथ कुछ स्मॉल टिकट अमाउंट लेके फर्स्ट मंथ उन्हें दे दो, कहीं तो कुछ कमिटमेंट रखो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपके पास प्रोडक्ट का ऐसे लोगों से फीडबैक आए हु आर फ्री लोडर्स। गॉट इट। अब ना मैंने भी ना इसका एक हैक निकाला है, मतलब ऑफर बनाने के लिए ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वही लोग आए जिनके जेब में पैसा है और जिनका इंटेंट बहुत क्लियर है, दे जस्ट वांटेड टू डू इट। तो मैंने ना ऑफर के ऊपर ना बहुत पढ़ाई करी है, बहुत रिफाइनमेंट देखा है कि किस तरीके से करना है। क्योंकि मैंने देखा है स्टार्टिंग में ना हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हाई आता है। स्टार्टिंग में जब आपकी अथॉरिटी बन गई, लोग जानना स्टार्ट कर गए आपके, तो वो कॉस्ट पर एक्विजिशन धीरे धीरे कम हो जाता है और आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। तो हमने ना फिल्टर्स लगाने स्टार्ट कर दिए, काफ़ी बड़े बड़े फिल्टर्स लगाने स्टार्ट कर दिए। वेरी नाइस। कि अगर आप 1 करोड़ बना रहे हो तो ही हमारे पास आना, अगर आपकी सैलरी इतनी है तो ही हमारे पास आना। तो मतलब बहुत सारे फिल्टर लगाने स्टार्ट कर दिए और हम फिर उन्हीं को लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। पैसा है और इंटेंट है, उसमें से हम 4-5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि अगर हमें आपके साथ काम कर सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम फील्ड के अंदर है। एप्लीकेशन वाला सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। तो उनमें आ जाता है कि हाँ देखो हम सालाना इतना बना रहे हैं और मेरे बिजनेस में यहाँ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग भी अगर करें, क्या सेस बेस के अंदर, जो सेस बेस मॉडल है उनके अंदर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग चल सकता है, या 14 day ट्रायल लोग निकालते हैं, जैसे 14 day ट्रायल हो गया या कुछ कम प्राइस में हो गया, तो क्या हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के थ्रू दोनों चल सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर सकते हो। आप 7 days 14 days ट्रायल दे सकते हो, और ट्रायल के लिए जो वो फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप ये जितने भी सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं उस सबको एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, राइट। अब जैसे हम केवल कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना कोई CRM बना रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या सोचते हो कि यार ये एजेंसी ओनर के लिए बना रहा हूँ, मैं इन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये फीचर होना चाहिए, ये बेनिफिट होगा। उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होगी, पर क्या सोचते क्या उस टाइम पे? मैं सोचता हूँ मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो पहले खुद के लिए बनाऊंगा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यस, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हिट जाएगा, बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत 99% कंपनी के फाउंडर्स को आती है प्रोडक्ट मार्केट फिट। यू एंड अप क्रिएटिंग प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स, डोंट डू दैट। खुद के लिए प्रोडक्ट बनाओ। अब मेरी रन अ टीम ऑफ 50 people, राइट? तो क्या मेरे बिजनेस में चैलेंजेस नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं वो चैलेंज को डिटेक्ट करता हूँ कि यार ये चैलेंज आ रहा है मुझे, और मेरा है तो और लोगों का भी होगा। ऑब्वियसली आपकी कैटेगरी, आपका बिजनेस, आपका रेवेन्यू, आपके चैलेंजेस जैसे पूरी दुनिया में कम से कम 10 लाख और होंगे, राइट? तो मैं हमेशा देखता हूँ यार कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मैं ईजिएस्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एंड देन यू स्टार्ट विद एक्सेल पे आप कुछ टेम्पलेट बनाओ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, राइट? और अगर वो चलने लग जाता है फिर आप उसका एक फुल ब्लोन प्रोडक्ट बना सकते हो। और जब आप दिखाते हो कस्टमर को, देखो ये प्रोडक्ट बना है और ये देखो मैंने यूज किया है और मेरा इतना टाइम बच गया, इतना कंफर्ट इंक्रीज हो गया, क्लाइंट आंख बंद करके आपको चेक देता है। I'll opt this. That's it. Correct. Lead by example. That is the game. Crazy. ठीक है, ट्रैफिक इंजन कंप्लीट हो गया हमारा, प्रोडक्ट इंजन कंप्लीट हो गया। लेट्स गेट इनटू द फनल बिल्डिंग। लोगों के लिए बहुत दिमाग खराब होता है यार, फनल क्या होता है? धैर्य मतलब समझ में नहीं आता है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज कैसे? एक बारी आप नॉर्मल टर्म में बताओ कि फनल होता क्या है? फनल इज अ जर्नी, ठीक है? जैसे मैंने आपको 7 टच पॉइंट्स बोले थे ना, पीपल कैन हियर, लिसन, स्मेल, सी, टच, फील, राइट? फनल इज अ जर्नी। कोई कस्टमर पहले आपसे मिला, आपकी वीडियो देखी या पोस्ट देखा, वहां से ईमेल ऑप्ट इन हुआ, राइट? आपने एक लीड मैग्नेट दिया, इट कुड बी अ PDF और अ वीडियो,
वहां पे उसको ये पता चला कि उसको एक प्रॉब्लम है और आपके पास एक सोल्यूशन है, राइट? सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, राइट? तो यू कैन टेक माई हेल्प, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फनल. अब लोग उसका डायरेक्टली ऐड भी रन कर सकते हैं, राइट? अगर आप वो ईमेल मार्केटिंग से चलोगे तो ईमेल में लाके फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना बता सकते हो. उसके बाद ऑब्वियसली फिर आपका L1, L2, L3 आ जाता है. अगर SaaS है तो आप बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम मेरे पास सॉफ्टवेयर है एंड यू कैन टेक अ ट्रायल. अगर कोर्स है तो आप बोल सकते हो कि इफ़ यू वांट टू अटेंड दिस कोर्स, लेट्स गेट इनटू अ 1-to-1 कॉल एंड आई विल गाइड यू ऑन व्हाट बेनिफिट यू हैव. तो आई थिंक वो एक जर्नी है फ्रॉम एन अननोन पर्सन टू अननोन पर्सन टू एनी इंक्वायरी, right? And then qualified inquiry and then becoming a customer, and after they pay you, actual funnel तो वहां से शुरू हो जाता है. लोगों को लगता है funnel is like this, कि ऐसे जा रहा है funnel, right? कि at the end कुछ customers छट जाते हैं और वो आपको पे कर देते हैं, पर उसके बाद नीचे जब funnel कम होता है उसके बाद वो और बढ़ता है, बिकॉज जो आपका कस्टमर बन गया ना, वहां से एक्चुअल जर्नी शुरू होती है. क्या आपने कस्टमर का फीडबैक लिया? उसके बाद क्या आपने कस्टमर से रेफरल्स मांगे? क्या आपने कस्टमर का टेस्टिमोनियल लिया? क्या आपने उस टेस्टिमोनियल को मार्केटिंग में यूज किया? बेसिक रूल ऑफ स्केलिंग इज, आपका एक कस्टमर एक साल में एक नया कस्टमर आपको लाके दे, तब आप हर साल डबल करते जाओगे अपना बिजनेस, राइट? सो एक अननोन पर्सन जिसको नहीं पता आप क्या करते हो, वो आपको जाने, वहां से आपका एक प्रोडक्ट चूज करे, उसको रिजल्ट आए, फिर आपको वो टेस्टिमोनियल दे, रेफरल दे, और अगर आपके पास और प्रोडक्ट्स हैं तो उस जर्नी में वो और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज करे. दैट इज कॉल्ड अ सेल्स फनल. अमेजिंग. एक लेमन लैंग्वेज में ऑडियंस को बता देता हूँ. देखो, फनल वो चीज़ होती है कि एक तो ट्रैफिक आ गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, आपके पास लगातार ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन उस ट्रैफिक को बताने के लिए प्रोडक्ट इन लोगों के लिए है, और आपके पास ढंग के लोग आए जिनकी जेब में पैसा और इंटेंट क्लियर है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है, उसके लिए फनल काम आता है. आई एम राइट भाई? ऑलराइट. तो फनल भी हमारा क्रिएट हो गया. बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर हैं फनल बनाने के. नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट पे बन सकता है, और बहुत सारे XYZ मार्केट में प्रोडक्ट हैं बिल्कुल जिसके थ्रू बना सकता है. तो फनल इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं, हमारा ट्रैफिक इंजन हो गया, प्रोडक्ट इंजन हो गया, फनल भी बिल्ड कर दिया. अब सबसे बड़ी चीज़ है कि टीम, कितने लोग रखने हैं. भाई ये ना बहुत कमाल का स्टेटमेंट है. मतलब मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ 2 टीम मेंबर आई एम मेकिंग 1 crore एवरी सिंगल मंथ विदाउट फेलिंग. कि मैंने एडवर्टीजमेंट बनाया था, ठीक है. अब ये एडवर्टीजमेंट मेरा 3-4 साल तक चला. अमेजिंग. 1 एडवर्टीजमेंट ओनली, एंड वो आज तक रिजल्ट दे रहा. आज तक भी बंद नहीं हुआ है वो, आज तक चल रहा है. लेकिन उसमें कुछ लाइन ऐसी थी जो लोगों को हिट कर रही थी. वो थी 2 टीम मेंबर 1 crore 1 प्रोडक्ट. सो पीपल आर थिंकिंग यार ये कैसे कर रहा है? मिनिमलिज्म. हाँ, मतलब इतना हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी एकदम कहेंगे यार एक्चुअली में ऐसा है, चलो खोल के देखते हैं. और यही स्टेटमेंट ना कोई एजेंसी नहीं बताती है कि और ये तुक्के में ऐड वायरल हो गया, और यही चीज़ को मैंने अपने ऑफर में डाला. फिर मैंने कहा ये लाइन को ऑफर में डालते हैं यार, शायद इट विल हिट. तो ऐसे ही ऑफर रिफाइन भी होते हैं, चीज़ें और बढ़ती जाती है, इम्प्रोवाइज होती जाती है. सो अब इसमें एक और चैलेंज आता जाता है. ये सारी चीज़ें जब सिस्टम प्रोसेस बन गए तो टीम में बड़ा इशू आता है लोगों को. टीम सही से मैनेज नहीं हो रही है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये दिक्कत हो रही है. एक अच्छी टीम किस तरीके से बनाए और डेलीगेशन किस तरीके से करें? डेलीगेशन कैसे करें? तो यार 2 चीज़ें हैं यहाँ पे. 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने पड़ते हैं, और उनमें से सेकंड कैटेगरी तो आजकल AI कर देगा आपके लिए. एक होते हैं नॉलेज वर्कर्स, राइट? जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो रिसर्च कर सकते हैं, जिनको आप प्रोजेक्ट दे सकते हो. तुम्हारा प्रोजेक्ट है वेबसाइट लाइव करना, तुम्हारे प्रोजेक्ट है ये रिसर्च करके लाना. और एक होते हैं रूटीन वर्कर्स, जिनको आप बोलोगे यार इनवॉइस क्रिएट कर दो, क्लाइंट से पेमेंट फॉलो अप कर लो. रूटीन वर्कर का वही काम रहेगा सेम, राइट? बिकॉज उसकी क्रिएटिविटी कम है. नॉलेज वर्कर जो है वो बोर हो जाएगा सेम काम करते करते. तो आपको जो आपके बिजनेस के डिपार्टमेंट हेड्स हैं, जैसे मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड, HR हेड, ऑपरेशंस हेड, वो नॉलेज वर्कर होने चाहिए, राइट? जो आपकी डिपार्टमेंट के चैलेंजेस को समझें और उसको सॉल्व करें यूजिंग ऑटोमेशन, यूजिंग ट्रेनिंग, यूजिंग समथिंग एल्स. और वो करने के लिए जो वो करेंगे, डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स, उसके लिए आप रूटीन वर्कर हायर करते हो. अब आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, मारुति सुजुकी में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, रूटीन वर्कर हैं जो शॉप फ्लोर पे हैं, राइट? कार बना रहे हैं,
डेली एक कार बनाते जा रहे हैं, नट बोल्ट फिट करते जा रहे हैं, पर एक बंदा बैठा है जो आज नए कार का डिजाइन बना रहा है। वो देख रहा है कि आज क्या डिमांड है मार्केट में जिस पे मैं बनाऊं। यार आप देर एज अ कोच और एज अ कंसल्टेंट हर चीज नहीं सोच सकते। तो ये मैं बोलता हूँ लेवल 1 ऑफ डेलीगेशन क्या है कि आप किसी को बोलो यार ये करो और वो कर दे। पर भाई एक और चीज़ होती है ना, सारा ये मतलब बिजनेस ओनर ना सारी चीज़ें खुद करने में लगे रहता है, जो मोस्टली बिजनेस ओनर रहता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो डेलीगेशन पे आते हैं उसमें। हाँ, वो कैसे होगा वो भी। ओके तो वहां पे ना टास्क डेलीगेशन सिस्टम आते हैं, राइट। देखो बहुत सारे टूल्स हैं, ऑटोमेट टास्क है, आसाना है, ट्रेलो है। तो सबसे पहले आपको ना एक लिस्ट बना लो कि कौन से काम है जो मेरे टीममेट डेली बेसिस पे करेंगे। लेट्स से इनवॉइस क्रिएट करना, कस्टमर को रिमाइंड करना वेबिनार के लिए, व्हाट्सएप कैंपेन लॉन्च करना एवरी डे, राइट। कौन सा ऐसा काम है जो मेरा टीममेट हर वीक करेगा, जैसे आपके साथ एक वीकली मीटिंग करना है। और कौन सा काम है जो मेरा टीममेट हर मंथ करेगा, जैसे सोशल मीडिया कैलेंडर प्लान बनाना है कि यार इस मंथ सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट करना है हमने, राइट। अब गलती बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर को लगता है कि मेरा टीममेट सब कुछ याद रख सकता है और हर चीज टाइमली करेगा। जहां पे आपने 2 काम एक्स्ट्रा दे दिए वो अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ देगा। और आप जब बोलोगे यार वो काम क्यों नहीं हुआ, बोलेगा सर आपने वो काम दे दिया इसलिए मैं ये नहीं हो पाया। और वहां पे आप इमोशनली अपना बिजनेस रन करते हो, आप फायर फाइटिंग मोड में चले जाते हो, आप उसे फाइट करते हो, ये क्यों नहीं क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। एंड यू एट द एंड बिकम अ चीफ फॉलो अप ऑफिसर। आपका पहले ध्यान था कस्टमर पे कि कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करूंगा, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाऊं। जैसे ही टीम आ गई अब आप ऑफिस में सोचते हो यार इससे फॉलोअप कर लूं, उससे फॉलोअप कर लूं, और आपकी पूरी एनर्जी फॉलोअप में वेस्ट हो जाती है। टास्क डेलीगेशन सिस्टम में आप अपनी टीम के ड्यूटीज डिफाइन करो, वो सॉफ्टवेयर अपने आप व्हाट्सएप और ईमेल के रिमाइंडर भेजने लग जाता है आपकी टीम को, और आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि उस टीममेट ने काम किया या नहीं किया, और उसकी डेली वीकली और रिपोर्ट आपके सामने आती है। तो अगर आप कोई ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। अमेजिंग। आपकी अभी कितने लोगों की टीम है? वी हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल, और मैं 10 मिनट लगाता हूं अपनी टीम को मैनेज करने में। 10 मिनट में? 10 मिनट। मैं सुबह आता हूं, राइट, बस अपने टास्क देखता हूं, मेरे जो टास्क हैं, और मेरी टीम की डेली रिपोर्ट आती है मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज, वेबिनार, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, कितने काम हुए, कितने काम पेंडिंग है, दैट्स इट। हाँ, कुछ डिसिप्लिन है मेरे में बिकॉज ऑफ विच मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ कि मैं हर वीक एक वीकली मीटिंग करता हूँ अपनी टीम के साथ, और मैं वो रूटीन वर्कर के साथ नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज वर्कर के साथ कर रहा हूँ। वहां पे एक प्रिंसिपल, एक रूल आ जाता है, रूल ऑफ 7। एक बिजनेस ओनर को मैक्सिमम 7 लोगों से बात करना चाहिए एक दिन में। अगर आपकी टीम है 20 लोगों की, 30 लोगों की, 50 लोगों की, और अगर आपने सबको डायरेक्ट रिपोर्ट ही बना दिया तो हो गया काम आपका, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, खत्म हो जाएगा। और 7 इज मैक्स। अगर आपकी टीम है 10, 20, 30 लोगों की, अगर आप मैक्सिमम 7 लोगों से ज्यादा बात कर रहे हो तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर आप 3 लोगों से बात करोगे बेटर, 2 लोगों से करोगे और बेटर। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जन ग्रुप के ओनर, 400 कंपनी से रन कर रहा है वो बंदा। ही मस्ट बी 70 ईयर ओल्ड। कैन यू बिलीव ही डज नॉट टॉक टू एनीबडी। वो बंदा ब्रेकफास्ट पे अपनी ईए के साथ बैठता है, 1.5 घंटे का ब्रेकफास्ट होता है, एक ही पर्सन से वो बात करता है, दैट इज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। भाई पता है, जब आपने बोला 400 कंपनी मैनेज कर रहा है, अभी मैं 3 कंपनी मैनेज कर रहा हूँ, मुझे एनजाइटी हो जाती है। मैं अभी एक्चुअली जब मैंने सांस लिया ना तो एनजाइटी हो गई। मैं 400 कंपनी कैसे मैनेज कर रहा है वो बंदा, कितनों के साथ टाइम स्पेंड करता होगा, कितनों से बात करता होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। टीम बिल्डिंग भाई एक ना, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बिल्डिंग से भी सबसे खतरनाक टीम बिल्डिंग है। वहाँ पे ना थिंकिंग वाली चीज़ आती है धैर्य। हम टीम इसलिए हायर करते हैं यूजुअली लोग 90% कि मैं इससे काम करवाऊंगा, वो गलती है। देखो डेलीगेशन के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है कि आप किसी को काम दो वो कर दे। लेवल 2 होता है कि आप किसी को प्रॉब्लम दो कि यार ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, वो रिसर्च करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। 3rd लेवल पता क्या होता है? यू डेलीगेट योर थिंकिंग। आप उसे बोलते हो तो सोच यार कि बिजनेस कैसे ग्रो होगा, सोच के ला 10 नए आइडियाज कि कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे सेल्स करेंगे, राइट। तो जो रिचर्ड ब्रांसन है ना, वो लेवल 3 की डेलीगेशन करता है। जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ मीटिंग करता है ना, तो वो जो प्रॉब्लम बताती है कि रिचर्ड आज 3 प्रॉब्लम है, पर वो हर प्रॉब्लम के 4 सोल्यूशन भी देती है। मैंने सोचा है इस प्रॉब्लम को 4 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपसे एडवाइस चाहिए थी कौन सा सोल्यूशन मैं चूज करूं। सो जस्ट वांटेड टू नो कि अभी आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं टीम, आपके भी कुछ चैलेंजेस हैं अभी या नहीं है कंप्लीटली सॉर्टेड? पहले बहुत थे। वो चैलेंजेस बताओ, जो चैलेंजेस आपको आए उसमें मजा आएगा। मतलब मुझे ना टॉप 5 चैलेंजेस आए हैं अपने बिजनेस में, और ऐसे चैलेंजेस आए
कि ब्लंडर हुआ। पहला चैलेंज हायरिंग में, आई एंडेड अप हायरिंग 3 wrong type of people. Never hire any person who has the yes boss personality. बहुत सारे जो लोग होते हैं ना उनको ये भी नहीं पता कि हायरिंग के पोर्टल होता है कि ऐसे हायरिंग की जाती है। तो आपका क्या प्रोसेस है हायरिंग का? यार सिंपली लाइक वी हैव अ टूल कॉल ऑटोमेट फॉर्म, उस पर आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ, एक हायरिंग का फॉर्म बनाया हुआ है, अपनी वेबसाइट पे आप डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो। और आप एक चीज़ और कर सकते हो जो मैं रिकमेंड करता हूँ, यू कैन टेक अ रिस्क। आप इनफैक्ट 1 साल में 6 महीने में अपने कस्टमर्स को ईमेल में भेज सकते हो कि वी आर हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, इफ यू नो समबडी प्लीज फॉरवर्ड दिस ईमेल टू देम सो दैट दे कैन। उससे 2 बेटर बेनिफिट होते हैं। एक तो कस्टमर को लगता है ग्रो कर रहे हो, आपका रेपो बिल्ड होता है, और कस्टमर के रेफरेंस से कोई आता है तो ट्रस्टेड पर्सन होता है। उसमें क्वेश्चन होते होंगे आपके फॉर्म में कुछ? बिल्कुल, वो आप ऑडियंस को बता सकते हो क्या? बिल्कुल। तो उनका नाम, ईमेल नंबर, किस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, और उस पोजीशन के लिए उनके पास क्या स्किल्स हैं, राइट, टॉप 3 स्किल्स विच यू थिंक यू हैव टू फुलफिल दिस पोजीशन, राइट। उसके बाद हाउ मच डू यू रेट योर सेल्फ इन दिस पोजीशन 1 to 10, फिर कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपकी करंट सैलरी और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, दैट्स इट। आई थिंक आप ये फॉर्म हमें बता देना, अच्छा ठीक है ना, मतलब दे देना, मैं नीचे लगा दूंगा कि जो बिजनेस ओनर होंगे ना वो क्लिक करके देख लेंगे यार ये चीज़ें चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, पहला आपने हायरिंग में क्वेश्चंस डिफाइन कर दिया और फॉर्म चला दिया। वो भेजते कहाँ पे हो, मतलब किन लोगों तक कैसे भेजते हो, ऑडियंस तक कैसे? बहुत ऑप्शन है। लिंक्डइन पे आप एक फ्री पोस्ट डाल सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए तो उसका पेड कैंपेन आता है। 90 रुपये पर डे पे आप लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट का कैंपेन चला सकते हो, 90 रुपीज़। अब उसमें क्या होता है, आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओ, हैशटैग्स डाल दो ChatGPT से, और आजकल लिंक्डइन का AI खुद ही आपको रेकमेंड कर देता है। ठीक है, और उसमें जैसे आपने पोस्ट करा, अपनी टीम को शेयर कर दो, और उन्हें बोलो रीपोस्ट करो। आपके जो टीम है वो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका खुद का नेटवर्क है, जो वो रीपोस्ट करते हैं तो वहाँ से भी लोग आ जाते हैं। आपकी टीम में तो 50 लोग हैं, पता नहीं कितना ही चला जाता होगा। सेकंड, आप हायरिंग में क्या करो, एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम चला दो कि यार तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो ये जॉब ढूंढ रहा है, उसे रेफर करो, और जब वो हायर होगा और जब उसका प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का कंप्लीट होगा तो तुम्हें 2100 या 5100 का बोनस मिलेगा। वो टीममेट अपने फ्रेंड्स को पकड़ के लाएगा कि आ जा, मेरी टीम तो ये है, मेरे बिजनेस में तो है। भाई ये चालू कर रहा है बंदे लेके आओ जिनकी जरूरत थी। ये बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है, डन डन डन। क्योंकि याद रखो यार धैर्य, फनल सेल्स में नहीं होता है यार, फनल बिल्डिंग में भी है, हर चीज में फनल है, लाइफ में फनल है। अब 10 नए लोगों से मिलते हो, उनमें से एक बंदे को फ्रेंड बनाते हो। हायरिंग भी फनल है, 50 लोग आएंगे तो एक बंदा हायर होगा, राइट। तो हायरिंग में आप रैंडमली नहीं हायर कर सकते हो, तो टीम का हेल्प लो, कस्टमर की हेल्प लो, लिंक्डइन, naukri.com वगैरह की हेल्प ले सकते हो। अच्छा, जैसे आए वो लोग, फिर डिपेंड करता है कि सेल्स का इंटरव्यू है या कस्टमर का सपोर्ट का इंटरव्यू है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटरव्यू है। तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं यार जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हो, राइट, उसका टेस्ट ले सकते हो, और फिर वहाँ पे वो तो फिर बहुत लंबी बात खिंच जाएगी कि कैसे आप इंटरव्यू लेते हो। बट 3 मिस्टेक्स जो मैंने करी हायरिंग में, कैन आई शेयर? क्या? मैंने पहले कुछ ऐसे लोग हायर किए जो येस बॉस वाले थे, मतलब जिनमें खुद कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप कुछ भी बोल रहे हो, कर दो, वो येस बॉस कर दूंगा, येस बॉस कर दूंगा। मतलब अगर आपको पता है कि आप 10 डिसीजन ले रहे हो और 3 डिसीजन उसमें से गलत है, मेरे टीममेट को पता होता था मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, फिर भी उसने कभी मुझे बताया नहीं। बॉस ने बोला है तो मुझे करना है। तो नेवर हायर दोज पीपल हु हैव द येस बॉस पर्सनैलिटी। ऐसे लोग हायर करो जिनके पास कॉन्फिडेंस है नो बोलने का, कि नहीं धैर्य ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एंड दी एंड चाहे आपकी बात वो माने, बट एटलीस्ट कुछ कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं ऐसे करेंगे क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहा है। एग्जैक्टली, वो दिमाग वाला है, दूसरे तो बैल बुद्धि है। सेकंड, एक्सक्यूज मेकर्स, वो ऐसे होते हैं उनके पास एक्सक्यूज है, कल क्यों नहीं आए, अरे सर ये बीमार था, अच्छा ये काम क्यों नहीं किया, सर उसने मुझे रिपोर्ट ही नहीं दी, अरे तुम उससे ले नहीं सकते थे क्या, नहीं क्योंकि मेरा तो काम ही नहीं है वो लेना। तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, उनको होता है कि 9 बजे आऊँ 5 बजे जाऊँगा और मैं अपना काम करूँगा, रिजल्ट की किसको टेंशन है। और उनको डर होता है कि जैसे ही मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया तो बॉस तो मुझे नया काम दे देगा, तो इस काम को एक दिन की जगह 1 हफ्ते में करता है। वो लोग आपके पूरी प्रोसेस को हैंड ब्रेक ऑन करके गाड़ी चलाइए कभी, कि वो एम्प्लॉयज बन जाते हैं एक्सक्यूज मेकर। तो इनको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए एकदम कि क्या करना चाहिए? यार देखो, आप परफेक्शन माइंडसेट को तो कभी हो ही नहीं सकते। वहां पे आती है आपकी लीडरशिप, राइट, आपका इन्फ्लुएंस। आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाओ, ट्रेन करो, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डे 1 सॉल्व करो। मैं आपको बताता हूँ, कल मेरी कंपनी में एक मैंने कंटेंट राइटर हायर किए, और उसके हायरिंग से पहले हमारे टास्क डेलीगेशन ऐप में उसके सारे टास्क पहले ही डिफाइंड थे कि ये आएगी तो डेली एक ब्लॉग लिखेगी,
हफ्ते में 2 कैरोसल बनाएगी, यूट्यूब की थंबनेल एंड ऑल। अब वो जैसे आई, उसकी जब हमने ट्रेनिंग करी, पहले तो हमने अपनी कंपनी की प्रोफाइल बताई, राइट, कि हम ये करते हैं, ये कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, इतनी छुट्टियां मिलेंगी, इतनी नहीं मिलेंगी, हमारी ये वैल्यूज़ हैं, राइट, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। सेकंड, आपके ये टास्क हैं, ये आपको कंप्लीट करना है, उसको सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करवाया, और कल ही उसने एक ब्लॉग लिख दिया और एक कैरोसल लिख दिया है, राइट। तो ये गलती लोग करते हैं कि लोग हायर कर लेते हैं, डिफाइन ही नहीं करते उनको जॉब रोल। तो अगर आप जो बोल रहे हो ना कि एक्सक्यूज मेकर, उनको कैसे सॉल्व करें, पहले दिन से जॉब रोल बना दो, बिकॉज आदत की बात होती है। अगर किसी टीममेट को आपने कोई बड़ा टास्क डे 1 से दे दिया, उसके लिए वो नॉर्मल है, राइट, पर अब उसको करने की आदत पड़ गई तो उसके लिए नॉर्मल है। आपने 1 महीने बाद बोला कि अब तुम रेडी हो, अब तुम्हें मैं बड़ा काम दे दूंगा, वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा कि अब मुझे ओवरलोड कर दिया। आपके लिए वो नॉर्मल चीज थी, पर आपने पहले मंथ में उसको कुछ ज्यादा काम ही नहीं दिया। अरे डे 1 से काम दो, सो दैट वो डे 1 से ट्रेनिंग करे। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, 6 महीने गोलियां चल रही हैं, जितनी आपकी ट्रेनिंग में आप हार्डवर्क करोगे उतना आपका ब्लड कम बहेगा, और उससे पता भी लग जाएगा उसकी कैपेसिटी कितनी है। एग्जैक्टली, राइट। और थर्ड, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज किसी से शेयर नहीं करते, ये लोन वॉरियर्स होते हैं, राइट, जो अपना काम ढंग से कर रहे हैं। बट आप बोलो यार किसी और को हेल्प कर तो नो, इनको डर होता है मेरी नॉलेज कहीं और ना चली जाए, राइट। तो इनको आपको क्या करना है, आपको इनको मैनेजरियल पोजीशन देनी है, उनको ये बोलना है कि यू नीड टू ट्रेन अदर पीपल, इनको ट्रेनर बना दो फ्रंट। इफ दे से नो, वो अलग तरीका उनसे कैसे मैनेज करना है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, दैट इज द रीजन दे हैव अ फियर कि अगर मैंने ये नॉलेज किसी और से शेयर कर दी तो कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। इनको आप प्रमोट कर सकते हो और उनको आप बोल सकते हो कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, तुम्हें बड़ी चीज़ें देखनी है, और जो तुम जानते हो वो बाकी इंप्लॉयज़ को ट्रेन कर दो, ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग दे दो, तो इनको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। गॉट इट, अमेजिंग मैन, बहुत तगड़ा प्रोसेस आपने बताया। आई विल इंप्लीमेंट दिस। तो हायरिंग का एक पहला चैलेंज था। सेकंड क्या था? KRA। यार कोई एम्प्लॉय, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, HR का है, ऑपरेशन, उनका डेली, वीकली, मंथली क्या काम है जो उन्हें करना है। और एक चीज बना लो, मंथली डिलीवरेबल्स। आप कोच हो, राइट, आप अपने क्लाइंट को डिलीवरी करते हो नहीं करते हो? करेक्ट। हर एक एम्प्लॉय का मंथली डिलीवरेबल डिफाइन होना चाहिए कि मंथ कंप्लीट होने पे ये 15 चीजें हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। और ये ट्रैक कैसे करते हो आप? वी हैव ऑटोमेट टास्क ऐप, जिसमें हमने सारे टास्क डाल दिए, टीममेट को रिमाइंडर जाते रहते हैं और मुझे डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट आ जाती है। गॉट इट, कि एक बंदे की ड्यूटी है कि अगर आप इतना काम कर रहे हो तो इतना ही डिलीवर होना चाहिए आपका। एब्सोल्युटली। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ बताओ। बिल्कुल। और ये अभी लोग मैनुअली कर रहे हैं, तभी लोगों को मैं चीफ फॉलोअप ऑफिसर बोलता हूँ। Okay. आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि धैर्य 5 लाख से 50 लाख इजी है, 50 लाख से 5 करोड़ में वॉट लग जाती है। करेक्ट। वाई? बिकॉज इसकी स्टेजेस हैं, और ये माइकल ई गर्बर ने बताया इन द बुक कॉल्ड ई मिथ। ओके, उसने ना 3 स्टेजेस डिफाइन किया। वो कहता है पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आप टेक्नीशियन होते हो, आपको अपना काम आता है, आप क्लाइंट को दिखाते हो, क्लाइंट पे करते हो और डिलीवर करते हो। फिर आपको लगता है मैं बिजनेस स्केल करना है, आप मैनेजर बन जाते हो, आप एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, और यहीं पे ब्लंडर हो जाता है। आपका सारा एनर्जी, टाइम है तो 8 घंटे ही ना मेरे दोस्त, वो सारा टीम मैनेजमेंट में स्टक हो जाता है और आपको टाइम ही नहीं मिल पाता है स्केल करने के लिए, और वहां पे आ जाता है ऑटोमेशन। और थर्ड स्टेज होता है एंटरप्रेन्योर, जहां पे आप बोलते हैं मुझे हर चीज की रिपोर्ट चाहिए और मैं अपना टाइम दूंगा बेस्ट हायरिंग में और बेस्ट प्रोसेस बनाने में और रिपोर्ट में, बाकी चीजें मेरा टीम काम करेगी, राइट। तो एंटरप्रेन्योर के लेवल पे फिर आप 50 लाख से 5 करोड़ पे जा पाते हो, पर लोग जा नहीं पाते बिकॉज उनको वो जो पजल वो मिसिंग है कि मैनेजर से एंटरप्रेन्योर के लिए ऑटोमेशन चाहिए, वो ऑटोमेशन नहीं करते हैं, और ऑटोमेशन नहीं करोगे तो बिजनेस को स्केल कर ही नहीं सकते। क्रेजी भाई, मैं बता नहीं सकता, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ना, ये हायरिंग वाला पार्ट डिस्कस करके। मुझे लगता है बहुत लोगों की हुई, खाली मेरी नहीं। एंड अमेजिंग मैन, ये आप इसलिए बता पा रहे हो 50 लोगों की टीम है आपकी। यार मैंने बड़ी गलतियां की, मैंने इनफैक्ट एक टाइम पे 70-80 एम्प्लॉयज तक हायर कर लिए थे। क्रेजी भाई, आपको होता नहीं कि मैं बड़ी टीम बिल्ड करूंगा, सबसे बड़ी गलती। नेवर हैव दैट ईगो इन योरसेल्फ कि मुझे बड़ी टीम बिल्ड करनी है। आप टारगेट बनाओ तो कस्टमर का, कि मुझे 1 लाख कस्टमर सर्व करने हैं, वो बढ़िया है रेदर देन सेइंग कि मुझे 1 लाख लोगों की टीम बिल्ड करनी है। कोई कस्टमर तो आपको पे करेगा, एम्प्लॉय तो सैलरी लेके जाएगा। आप स्पेशलिस्ट हायर करना ज़्यादा पसंद करते हो जर्नलिस्ट? यार डिपेंड करता है रोल टू रोल, ठीक है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं स्पेशलिस्ट हायर करूं, वो एक चीज में परफेक्ट बन जाए, और वो जब चीज स्केल होगी तो वहां पे फिर वो मैनेजर बने और बाकी और स्पेशलिस्ट को मैनेज ट्रेन करे फिर। बिल्कुल। अमेजिंग।
ओके, ये अब थर्ड पॉइंट था हमारा लीडरशिप, लीडर्स। राइट, लीडर्स। तो ये गलती मैंने की कि मैंने टीममेट को वो विजन नहीं दिखाया। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड म्यू सिग्मा। म्यू सिग्मा में अगर आपकी प्लेसमेंट हो गई, वो अगले 5 साल का आपको पूरा प्लान सामने रख देते हैं कि दे रहे हैं पहले 1-2 साल आप ये करोगे, फिर 2 साल बाद आपकी डेजिग्नेशन हो जाएगी असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद 2-3 साल बाद आपकी डेजिग्नेशन ही हो जाएगी, और पैकेज भी डिफाइन कर देते हैं कि 5 साल बाद आपकी ये सैलरी मिलेगी आपको। इमेजिन, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट लेवल प्लानिंग। वो बंदा कहीं नहीं जा रहा, कह रहा 5 साल तक तो यही हूँ, उसके बाद देखूंगा। वाओ यार, अमेजिंग। मतलब 5 साल का पूरा रोड मैप बना दिया कि ये होगा, इतनी सैलरी ऐसे ऐसे बढ़ेगी और उसमें ये भी तो होगा कि अगर कंपनी नहीं पहुंची तो वहां तक तो ऑब्वियसली यार वो उसमें बोलोगे ना यार कि अब एक चीज बताओ, आप एक बोट है, बोट में सब सवार है, तो बोट गिरेगी तो सब गिरेंगे, राइट? बट एटलीस्ट अब उसमें क्या होता है, अगर वो चीज़ चल गई और 2-4 एम्प्लॉयज उस लेवल पे पहुंच गए, तो वो एम्प्लॉयज न्यू ज्वाइनी को बता पाते हैं। वाओ मैन, कि यार मैंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था 18,000 रुपए पे, और अब 5 साल बाद मेरी सैलरी 90,000 रुपए है। और वो पूरा प्लान कंपनी पहले बताती है उनको। हाँ, तो आई एम सेइंग ये वो बता सकते हैं कि मेरे साथ हुआ है, तो तू न्यू ज्वाइन कर रहा है, तो तू भी इस जर्नी में हमारे साथ आ पाएगा। तो 5 साल की कमिटमेंट आपके पास आ गई उस टीममेट की। तो लीडरशिप में क्या आप बोल सकते हो कि 2 साल बाद देखते हो मुझे ना मैनेजर बनना है, तो अब से तू मेक श्योर कर कि तू ये कोर्स कर, ये प्रोग्राम कर, और आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके कभी कभी टाइम मिले तो वीकेंड पे ये चीज़ सीख ले, राइट? बाकी टीममेट्स को हेल्प कर। लोग गलती क्या करते हैं, एक टीममेट को उसी रोल में रखते हैं बहुत टाइम तक, और फिर वो 2-4 साल बाद जब टीममेट पक जाता है वो चला जाता है। जैसे वो टीममेट आपकी कंपनी छोड़ता है, आपका वो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आपकी गाड़ी रुक जाती है। फिर आप गाड़ी टायर नया लगाते हो, फिर दोबारा गलती करते हो, वो सेकंड टायर पंचर होता है, थर्ड टायर पंचर होता है, फिर आप पंचर वाला बन जाते हो। तो इन्हें क्या दिखाना चाहिए? मतलब इनसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है और हमें उसके सामने एक रोड मैप रखना कि अगर इतना हो गया तो ये चीज़ होगी, तो क्या दिखा, और उनकी वो चीज़ ट्रैक भी किस तरीके से होगी? ये ना डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, उसकी कैपेसिटी। अब एक कोई किराने की दुकान चला रहा है यूपी में, ठीक है, उसके दिन की 2 लाख रुपए सेल है, वो अपने स्टाफ को बोले कि जी नहीं 5 साल का प्लान है, इट विल नॉट मेक सेंस, उसका बिजनेस स्केल ही नहीं हो सकता। तो पहले तो आपको देखना है कि आपका बिजनेस ऐसा है जो 100 करोड़ पे पहुंच सकता है, करेक्ट, तब ये चीज करो, अदरवाइज मत करो, अदरवाइज चल रहा है चलने दो, ठीक है? बिकॉज आपकी सेल ही नहीं हो पाई, आपने 50 लाख की सेल है, 3 साल बाद भी 50 लाख की है, और आपने कमिटमेंट कर दी कि यार मैं तो 5 साल बाद तुझे इतना दूंगा, तो वो कैसे हो पाएगा? बिकॉज आपने ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया, ज़्यादा बोनस दे दिए, तो आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका बिजनेस का विजन क्या आप अचीव करना चाहते हो, आप खुद का टारगेट सेट करो। बिकॉज आप भी तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, तो आप पहले खुद को बोलते हो यार कि मैं अपने बिजनेस को ऐसे 100 करोड़ पे लेके जाऊंगा, ठीक है, उसके लिए 5 साल चाहिए मुझे, 5 साल का प्लान है। वो आप अपने टॉप 10 या टॉप 7 एम्प्लॉयज को प्रेजेंट करते हो कि यार देख, अगर हम 100 करोड़ तक पहुंच गए, 50 तक भी पहुंच गए, राइट, तो ये 2 साल में आपको ये ग्रोथ दूंगा, उसके 2 साल में ये इंक्रीमेंट ग्रोथ मिलेगी, और उसके 1 साल बाद ये मिलेगी। पर इस 5 साल की जर्नी में आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा, आपको टेक्नीशियन से मैनेजर बनना पड़ेगा, मैनेजर से आपको लेट्स से नेक्स्ट लेवल चीज जानी पड़ेगी। तो आप रेवेन्यू प्रोजेक्शन के साथ वो चीज बना सकते हो। गॉट इट। और एक इंसान की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वो ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और वहाँ से क्लियर पता लगेगा कि इनको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। एब्सोल्युटली। मतलब जब मैं ऑटोमेट टास्क ऐप की बात करता हूँ या ट्रेलो, ऐसा ना बहुत सारे ऐप्स, वहाँ पे आपको क्या होता है कि जो उनके रूटीन टास्क हैं वो टाइमली कंप्लीट करते हैं, राइट? और साथ में आपने उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, वो भी आप ऐसा टास्क दे दो कि यार ये तुम्हें कंप्लीट करना है। और वीकली ऑडिट बहुत ज़रूरी, वीकली मीटिंग बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड ना आपको देखो यार, 2 चीज़ होती है, क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है नंबर, और एक होता है कि रिजल्ट, ठीक है? हर एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता है जो दिन में 4 काम करे ही करे। कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 6 महीने के अंदर, पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि 5 साल की सैलरी वो निकाल लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है, आपको बस टूल या सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं रहना। गॉट इट। इट्स अ मिक्स। करेक्ट। एक और चीज़ हो गया कि एक मैनेजर है और मैनेजर के अंडर 5 लोग हैं, वो मैनेजर देख रहा है कि इन सब ने अपने टास्क सही तरीके से करे, पूरे महीने का वो दिख गया हमें, और उस मैनेजर का वो बॉस चेक कर रहा है कि तुमने इनसे फॉलोअप सही तरीके से लिया है कि नहीं लिया है, राइट? वो फॉलो बाय द वे ऑटोमेट हो सकता है। बॉस को ये मैनेजर से देखना चाहिए कि यार तुम्हारा 2 चीज़ें, एक है KRA मतलब की रिकरिंग एक्टिविटी, डूअर जो काम करेगा, और मैनेजर के लिए बनता है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि यार मुझे साल के एंड में 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे 1 साल के एंड में तुमसे 2 करोड़ की सेल चाहिए, कैसे भी लेके आओ।
अब तुम्हारे अंडर 5 सेल्स के लोग हैं, इतनी लीड्स मैं दूंगा, पर मुझे 2 करोड़ का धंधा तुमसे चाहिए। अगर मैनेजर ने वो अचीव कर दिया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अचीव नहीं किया तो परफॉर्मेंस बुरी है, सिंपल। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पॉडकास्ट एंड इतना वैल्यू मुझे मिल गया भाई, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट और करने ये वाला हूँ। चीज़ ना धैर्य मैंने कैसे सीखी पता है? आई हैव बीन कंसल्टेंट टू पैनासोनिक, थीसन ग्रुप, मारुति सुजुकी, होंडा कार्स, आई बीन देयर ट्रेनर्स, आई बीन अ लीड ट्रेनर इन दोज कंपनीज। ये बड़ी कंपनीज सबसे पहले KPI सेट करती हैं, गोल सेट करती हैं कि इस साल का इस डिपार्टमेंट का ये गोल है। वो गोल अचीव करने के लिए क्या 4-5 पैरामीटर है वो मैनेजर को देती हैं कि ये लो, इस साल तुम्हें ये 4 चीज़ें अचीव करनी है। फिर वो मैनेजर के साथ मिलकर टास्क डिफाइन होते हैं कि यार ये रोज के काम होंगे, ये वीकली मंथली काम होंगे, वो सॉफ्टवेयर में जाता है सो दैट वो मैनेजर सबसे काम करवा पाए। या सो ये भी मिसिंग था कि रिपोर्टिंग नहीं थी एम्प्लॉयज़ की, राइट? तो वो भी, जो मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेशन टूल की, उसमें रिपोर्टिंग वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, राइट? आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने ये जो रॉकेट सिंह मूवी आई थी, याद है, रणवीर की, तो उसमें लोग प्रेजेंटेशन देते थे अपने बॉस को, राइट? तो एक कल्चर होता है टॉप कंपनीज में कि हर मंथ के एक प्रेजेंटेशन देता है मैनेजर, राइट? कि इस मंथ मैंने ये अचीव किया। तो आपके जो टीममेट्स हैं, जूनियर हैं, वो तो अपना काम सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट अपने आप बन रही है, बट आपका जो मैनेजर वो मंथ में एक बेसिक PPT बना दे कि यार इस मंथ ये प्रॉब्लम थी, हमने ऐसे सॉल्व करा, इतना नंबर हमने अचीव किया, दैट्स इट। एक बेसिक आप टेम्पलेट दे सकते हो उन्हें। तो ये मैं नहीं करता था। ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं ये मुझे नहीं आती थी, मैंने गलतियों से सीखी हैं। पर मैंने क्या किया, मैंने हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया, वो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और हमारे 15 कंट्रीज़ में क्लाइंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। वाह यार, तो रिपोर्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखो, अगर आप एम्प्लॉय से पूछोगे क्या चल रहा है वर्सेस एम्प्लॉय आपको बताए कि सर ये चल रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? बिकॉज वो बताया हमें आके। एग्जैक्टली, बिकॉज तब के आप अपना काम भी कर रहे हो, बट अगर आप खुद जाके पूछ रहे हो ना, तो वो आपका टास्क बन गया और आपको लगता है मैंने 4 लोगों से फॉलोअप ले लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया। अरे कुछ नहीं उखाड़ा आपने। आप लीडर हो, आपका काम है नए कस्टमर लेके आना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना कि यार आज मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे मैं दुबई में बिजनेस कर सकता हूँ, कैसे मैं अफ्रीका से क्लाइंट ला सकता हूँ। अगर आप एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने लगे तो फिर धंधे को कौन बढ़ाएगा? और एक चीज़ बताऊँ, आपके एम्प्लॉयज़ भी यही चाहते हैं कि बॉस प्लीज़ सेल को 10 गुना कर दो सो दैट मेरी सैलरी डबल हो जाए। एम्प्लॉय को भी लगता है क्या यार पूरा दिन हमारा दिमाग खाता रहता है, इसको कुछ काम नहीं है। करेक्ट, 100% करेक्ट। अप्रेजल को कैसे हैंडल करते हो? अप्रेजल, जैसे मैंने आपको म्यू सिग्मा का एग्जांपल दिया, स्टार्टिंग में मैं क्या गलती करता था, इमोशनली 2 टाइप के बिजनेस चल सकते हैं धैर्य, इमोशनल बिजनेस या सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। इमोशनली, अरे यार बहुत बढ़िया सेल हो गई, चलो तुम्हारा 50% इंक्रीमेंट। रॉन्ग अप्रोच। शायद उस साल सेल आपकी डबल हो गई, 50% दे दिया, नेक्स्ट ईयर आपकी सेल ही 10% इंक्रीज हुई, बट एम्प्लॉय को लग रहा है यार मेरा 3 लाख था, मेरा 6 लाख हो गया, अगले साल तो मेरा 12 लाख हो जाएगा, और आप बोलते हो नो। वो टीममेट से प्रॉब्लम, चैलेंज शुरू हो जाता है, और वो टीममेट छोड़ के नहीं जाएगा, पर अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी लेगा ही नहीं, और वो धीरे धीरे इतना पुराना एम्प्लॉय बन जाएगा आपकी कंपनी में धैर्य कि अब वो बॉटलनेक बन जाएगा आपकी कंपनी का। निकालोगे तो प्रॉब्लम, रखा हुआ है तो प्रॉब्लम। तो फ्रॉम डे 1 क्रिएट अ स्ट्रक्चर कि जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट दैट वी विल गिव इज लेट्स से 20%। एक आप टर्म ऐड कर सकते हो साथ में विच इज कॉल्ड बोनस या कमीशन या बोनस। जैसे सेल्स में क्या होता है, इंक्रीमेंट कुछ नहीं है भाई, 10-15% इंक्रीमेंट मिलेगा, पर जितनी भी आप सेल करोगे जैसे 1% कमीशन मिलेगा, 2% कमीशन मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा, राइट? अगर आपने अपसेल करा, क्रॉस सेल करा, इसमें कमीशन मिलेगा, राइट? जो कस्टमर सपोर्ट में है उनको कोई और स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो। तो इंक्रीमेंट कोई स्लैब्स बना लो, 10%, 15, 20, मैक्स 20, 25, उससे ऊपर नहीं। एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हो आउट ऑफ जेन्युइनिटी और आउट ऑफ बिजनेस की ग्रोथ हुई है, सेल्स बढ़ी, तो बोनस के फॉर्म में दो कि ये लो तुम्हारा इंक्रीमेंट मैंने 15% करा है, पर मैंने अलग से तुम्हें 50,000 रुपये का बोनस दे रहा हूं बिकॉज तुमने इस साल ये करा है। अब क्या होगा, मैथमेटिकली उसका पैकेज 3 से 6 लाख गया, बोनस कितना है 50,000, 3 से 4 लाख हुआ, बोनस कितना 50,000। नेक्स्ट ईयर आप उसका जब पैकेज 4 से 5 लाख करोगे, बोनस फिर 50,000 ही रखोगे आप। बट अगर आपने इंक्रीमेंट परसेंटेज में कर दिया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। समझ आया? गॉट इट। अमेजिंग। टीम बिल्डिंग तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर हो गई है कि टीम बिल्डिंग किस तरीके से लेके जानी है। आखिरी आता है हमारा स्केलिंग।
हमें स्केलिंग किस तरीके से करनी है उसके ऊपर बात करते हैं कि हमारा ट्रैफिक इंजन बिल्ड हो गया, प्रोडक्ट इंजन बिल्ड हो गया, फनल बन गए, टीम बिल्डिंग हमारी हो गई। अब चलते हैं स्केलिंग की तरफ कि अब हमें ध्यान देना है कि हमारा सब कुछ सेट है, हमें दबा के मार्केटिंग कैसे करनी है, दबा के बेचना कैसा है, वो कैसे करते हो आप? अगर आपको स्केल करना है तो पहले ये डिफाइन करो कितना स्केल करना है। बिकॉज किसी के लिए 1 करोड़ रुपये मंथ स्केलिंग, किसी के लिए 10 करोड़ रुपये मंथ स्केलिंग, और किसी के लिए 100 करोड़ रुपीज अ मंथ इज नॉट अ स्केलिंग, कि वो उसे लगता है यार बहुत कम है। आज के टाइम पे अगर हम एलन मस्क की बात करें, उसके लिए 100 करोड़ रुपये महीना क्या है, बोलेगा यार मैं तो बिजनेस लॉस में आ गया। राइट? Amazon बिग बिलियन डे पे कम से कम 20-50 बिलियन डॉलर की सेल कर देता है। तो आपके हिसाब से धैर्य स्केलिंग का क्या मतलब है, पहले तो वो डिफाइन करो, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। लाइक 100 करोड़ रुपये ईयर। ओके, अगर आपने ऐसा बिजनेस बनाया विच इज ह्यूमन या पीपल डिपेंडेंट, तो फिर तो भूल जाओ। फिर आपको अपनी कम से कम 200-300 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी अगर आप एजेंसी रन कर रहे हो या फिर कोचिंग रन कर रहे हो, और उनमें फिर नॉलेज वर्कर ढूंढने पड़ेंगे हु कुड बिकम बिजनेस कोचेस, या फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हो तो फिर आपको बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। तो 100 करोड़ तक या तो आप टीम ग्रो करो, 10 से 100 एम्प्लॉयज हायर करो या 1000 एम्प्लॉयज हायर करो। जोहो का टर्नओवर 8000 करोड़ है, उनके एम्प्लॉयज 2000 है, 2-3 हजार एम्प्लॉयज हैं बस, बट कम नहीं है यार। हाँ फिर भी काफी 3000 शायद ज्यादा ही हो, पर 8000 करोड़ है ना। 8000 करोड़ है, बट आई एम सेइंग कि शायद इंडिया में इतने, बट शायद इससे ज्यादा भी नंबर हो सकता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्केलिंग में 2 मैट्रिक्स आते हैं, या तो प्रोडक्ट या पीपल या बोथ। अगर आपने कोई सैस प्रोडक्ट बनाया तो विद लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप 100 करोड़ क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई पीपल डिपेंडेंट बिजनेस बनाया, लेट्स से कोचिंग तो आप पे डिपेंडेंट है ना, राइट? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो तो आपके स्टाफ पे डिपेंडेंट है। जितने एम्प्लॉयज रखोगे उतनी आप वेबसाइट बना पाओगे, उतनी एड्स रन कर पाओगे, उतने अकाउंट्स भेज पाओगे। तो 100 करोड़ के लिए आपको चाहिए नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन सिस्टम, राइट? जिससे आप जितना भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, 3 लाख रुपए दे रहे हो, वो आपको कम से कम 30 लाख रुपए कमा के दे। एम्प्लॉय बेस्ड ROI आपको सोचना पड़ेगा स्केलिंग में कि यार आज मेरे पास 20 एम्प्लॉयज हैं, राइट? मैं 60 लाख कर रहा हूं। जिस दिन मेरे पास 200 एम्प्लॉयज होंगे, मेरे पास 6 करोड़ रुपए महीना मुझे करना है। और वहां पे आता है इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो वहां पे अगर आपने कोई पीपल ड्रिवन कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं। वहां पे एक चीज आप कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ये इंडियन ऑडियंस अगर आज पॉडकास्ट देख रही है, आप डायरेक्टली अप्रोच करो फॉरेन क्लाइंट्स को अगर आप एजेंसीज रन कर रहे हो। बस वहां पे डियर आ जाता है प्राइस डिस्क्रिपेंसी। जो आप यहाँ पे 100 रुपए ले रहे हो, वहां पे सीधा 300 रुपए चार्ज कर सकते हो, 200 रुपए चार्ज कर सकते हो। तो वहां पे अब इंडिया में आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सैलरी तो इंडियन मिल रही है, बट आपको पैसा आ रहा है डॉलर्स में। करेक्ट। तभी इन्फोसिस इज नॉट अ SaaS कंपनी, इट्स अ पीपल डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, और फिर भी उसका टर्नओवर $1 बिलियन है। बिकॉज उन्होंने इंडियन लोगों को सर्व ही नहीं किया। उन्होंने बोला सॉरी, वी नीड रिच कस्टमर्स। तो 100 करोड़ के लिए 3-4 चीजें हैं। फाइंड रिच कस्टमर्स, राइट? हैव नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन सिस्टम्स एंड बिल्ड अ लार्ज टीम। और इन सब चीजों में अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया अपना खुद का, तो चीजें बहुत जल्दी स्केल हो जाएंगी। भाई मैं चाहता हूँ ना हमने स्केलिंग में थोड़ा सा और डीप जाएं, कि स्केलिंग को लेकर आप थोड़ा सा और चीजें बता सकते हो। यार स्केलिंग में सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हाँ, आज के टाइम पे आप कोई बड़ी कंपनी ले लो, सेल्स फोर्स हो गया, ट्रेलो हो गया, आपको पता है ऐसी कंपनीज 1 साल में गूगल पे इनका ऑर्गेनिक 1 करोड़ लोग सर्च करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली सर्च किया था अबाउट जोहो, 98 लाख पीपल सर्च्ड अबाउट दैट प्रोडक्ट इन 2 years, राइट? तो स्केलिंग में लोग गलती क्या करते हैं? लोग बस एड्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। नेवर डू दैट। पैसा खर्च करके कस्टमर आ रहा है ना, तो आप कभी वो 100 करोड़ तक शायद हो जाए धैर्य, बट 1000 करोड़ तक नहीं हो पाएगा। ठीक है? द ओनली वे टू स्केल इज फॉलोइंग द उबर मॉडल। उबर मॉडल क्या था? करेक्ट। द कस्टमर, भाई 50 रुपए में पहली राइड लो, और अगर आपने किसी फ्रेंड को रेकमेंड किया और उसने आपके कूपन कोड से राइड बुक किया, तो उसको 50 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, आपको 50 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर प्राउडली किसी और कस्टमर से शेयर कर पाए।
कि अगर वो शेयर कर रहा है तो उसकी रेपो बिल्ड हो और उसको एक जेन्युइन लगे कि यार मैं तो इसे शेयर कर रहा हूँ, इसको भी हेल्प मिलेगी। और रेफरल आ रहा है, रेफरल स्ट्रांग होता है हमेशा। रेफरल ही तो ओनली वे टू स्केल इज रेफरल, दैट इज वन। नंबर 2, सर्च इंजन, राइट? आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, तो यू कैन गो टू वेबसाइट्स लाइक answerthepublic.com या फिर ऐसी वेबसाइट गूगल ट्रेंड्स कि यार मेरे प्रोडक्ट के अराउंड ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, उसके अराउंड आपको धमाकेदार ब्लॉग्स, वीडियोस, एक्टिविटीज करनी चाहिए। एक्टिविटीज करो। देखो यूट्यूब भी गूगल ही है बेसिकली, Correct. गूगल को सर्च करो, यूट्यूब वीडियो है, तो ऐसा कंटेंट बनाओ जो एसईओ कीवर्ड्स हो उसमें। और ये आप ट्राई करो कि यार क्या मेरा कस्टमर गूगल पे सर्च करते करते मेरे पास आ सकता है। दैट इज नंबर 2। स्केलिंग में थर्ड चीज आती है चैनल पार्टनर्स। आज के टाइम पे आप देखो जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, लेट्स से कार्स की बात कर लेते हैं, टाटा की बात कर लेते हैं। टाटा क्या करता है? कार बनाता है, बट उनके पास पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने शोरूम्स ओपन किए हुए हैं और वो टाटा से बल्क में कार परचेज करते हैं और सेल करते हैं, हाँ या ना? तो जरूरी नहीं होता है धैर्य कि आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करो, आप बीच में डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, एफिलिएट्स बना सकते हो, राइट? जिनके पास खुद के 2-2 हज़ार कस्टमर हैं, वो आपका प्रोडक्ट लोगों को सेल करेंगे और आपसे वो 30-40-50% कमीशन लेंगे। गॉट इट। दैट इज अनदर वे टू स्केल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्केलिंग में मैटर करती हैं। गॉट इट भाई। कोचेस को ये पता ही नहीं है, कोचेस इसी में लगे रहते हैं कि मैं एड रन कर दूं, मेरा आरओएस कितना आ रहा है, ठीक है, लीड कॉस्ट कितनी आ रही है, क्लिक टू रेशियो। सबसे बड़ी गलती आप जो कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, टू मच फोकसिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं स्केल नहीं कर पाते हैं। स्केलिंग तब होती है जब चीज़ें क्रिएट करते हो आप एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करते हो कि और चीज़ें सिंपल रहती है, क्रिएट करते हो सिंपल। एग्जैक्टली आप बोलते हो ठीक है यार मेरा 10% कन्वर्जन इट इज ओके, मुझे 30 नहीं करना, मैं ये देखूंगा कि मुझे एक और फनल या एक और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल गूगल सर्च से मेरे पास कैसे लोग आ सकता है, मेरा कस्टमर रेफरल मार्केटिंग से कैसे मुझे हर महीने 50 कस्टमर ला सकता है। एक बार आपने 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लिए और आपको लगा बस इससे ज़्यादा नहीं और बनाना, फिर आप ऑप्टिमाइज करते रहो। इट्स अ पैरेलल प्रोसेस। क्रेजी भाई। ऑप्टिमाइज वाला जो चीज़ है ना, वो अपनी टीम को डेलीगेट कर दो और खुद लग जाओ रिसर्च पे, क्रिएशन पे। गॉट इट। जो इंसान क्रिएशन जानता है और सेल्स जानता है, दैट इज लाइक अनस्टॉपेबल, नेक्स्ट लेवल थिंग, राइट भाई। इसी एग्जांपल से एक चीज़ याद आई, ये एलन मस्क किस तरीके से सोचते हैं, बड़े बड़े लोग किस तरीके से सोचते हैं यार। एक स्टेज आती है धैर्य एक लाइफ में जहाँ पे आपके पास इतना बैंक बैलेंस होता है दैट यू डोंट गिव अ फक अबाउट मनी। तो एलन मस्क के लेवल पे सोचने के लिए ना, पहले आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपके पास अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा है, जो आप आज के टाइम पे इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ डेवलपिंग कंट्री। हम वैसे नहीं है कि दुनिया के रिसोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं और हम मजे कर रहे हैं। हमें पढ़ाई के लिए भी पैसा देना, गवर्नमेंट देती है पैसा, नहीं देती है। गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट इन देयर वर्क। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस से आएगा ना। टैक्स चोरी कितना होता है। अच्छा, हमारी मेडिकल फीस, हर चीज़ के लिए हमारा खर्चा है। अगर हमारे पास पता है कि अगले 50 साल के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट में 5 करोड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे एम्प्लॉय सैलरी 3 साल तक का मेरा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, फिर आप बड़ा सोचते हो। ठीक है, एलन मस्क के पास जब पैसे नहीं थे तब उसने पेपाल बनाया, राइट? दैट वाज द फर्स्ट कंपनी। आफ्टर दैट व्हेन ही बिकेम रिच, तब उसने और नई कंपनीज बनाई हैं। तो अगर हम एलन मस्क की बात करें, स्टीव जॉब्स की बात करें, अगर हम मार्क जुकरबर्ग की बात करें, यार वो ना अमेरिका में बड़े हुए हैं माय फ्रेंड। उनकी बेसिक नेसेसिटी पहले फुलफिल है। इंडिया में हमें 10 चीज़ों का पैसा देना पड़ता है। तो अगर इंडिया में हमें एलन मस्क के लेवल पे सोचना है तो पहले हमें अपना फाइनेंशियल बैकअप बनाना चाहिए। एक बार वो बन गया, उसके बाद फिर आप एक गट डिसीजन लेते हो कि अब क्या मुझे ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना है जो पैसे के पीछे भागेगा, या फिर मुझे कोई एक बड़ी प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया फेस कर रही है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और वहां पे आपके अंदर एक असली लीडर निकलता है सामने, विच इज एलन मस्क, विच इज स्टीव जॉब्स, राइट? स्टीव जॉब्स के बाद जो बाकी सीईओज बने, क्या उनके पास वो लेवल था? एप्पल का क्या इनोवेशन हुआ है? यार मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, एक भी इनोवेशन बता दो नया। सैमसंग के देखो फोल्डेबल फोन आ गए, नेक्स्ट लेवल। एप्पल में क्या इनोवेशन है? छोटे मोटे इनोवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रिमार्केबल इनोवेशन नहीं हुआ। इनफैक्ट कई प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, राइट? तो अगर हमें एलन मस्क के लेवल पे सोचना है तो हमें
पहले बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे, बहुत सारे फकअप्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे फेलियर्स करने पड़ेंगे, बिकॉज इंसान फेलियर से डरता है, तभी वो कभी फियरलेस नहीं हो पाता. पीपल लाइक हिम कैन फाइट विद द गवर्नमेंट, पीपल लाइक हिम कैन लॉन्च अ कंपनी, शट डाउन, पीपल लाइक हिम कैन बाय ट्विटर इन वन शॉट, बिकॉज उनकी जिंदगी में डर खत्म हो चुका है. और डर किस चीज का होगा बाय द वे? पैसे का डर कि मैं पैसा का पहले मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बाद पहले 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ पैसे का डर ही नहीं है. भाई वो ऐसा बंदा पता है, जब उसकी स्पेस एक्स पूरी खत्म हो रहे थे, रॉकेट गिरे जा रहे थे उसके बाद पैसा नहीं बचा, तब भी वो लोन लेके सारी चीजें करे जा रहा था, उसका डर तब भी खत्म हो गया था भाई. एग्जैक्टली, बिकॉज आपको पता चल गया ना कि यार इस बार इसलिए फेल हुआ बिकॉज ये प्रॉब्लम थी, और उसका विजन बहुत स्ट्रांग था, मतलब है ना. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना धैर्य, पहली बार में वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती. यहाँ पे मैं एक आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ, अगर आपने और आपके ऑडियंस ने एल्गोरिदम लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, आप हजारों करोड़ का बिजनेस बना सकते हो. पहले आपका बिलीफ, आप क्या सोच रहे हो, राइट? आपकी बिलीफ से आप एक्शन लेते हो. लेट्स से यार मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, राइट? फिर वो सेल करते हो, क्या उसका रिजल्ट आया नहीं आया? अगर रिजल्ट नहीं आया तो डिमोटिवेटेड फील मत करो, उस फीडबैक को यूज करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपग्रेड करो. और जो आप एक्शन ले रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको और रिफाइन करो, राइट? अब एलन मस्क जैसा बंदा, आई थिंक ही मस्ट बी इन लेट 60s, आई थिंक, राइट? 50-60s में वो होगा. उसने इतने ज्यादा फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे हैं कि उसको बेसिक पता है कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है. और उसको ना धैर्य ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी प्रॉब्लम पहली बार में सॉल्व होती नहीं है. तो जब उसको रॉकेट फटता है ना और 1,000 रुपये बिल्कुल जाते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको डर नहीं होता. उसे पता है यार कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, कि पहली बार मैं फेल होऊंगा, दूसरी बार, थर्ड बार सक्सेस आ जाएगी, और जैसे ही मुझे सक्सेस मिलेगी तो मैं इस पूरी इंडस्ट्री की कैटेगरी का किंग बन जाऊंगा. और फिर पैसे ही पैसा. और वहां पे जो बिलियनियर्स होते हैं ना, वो फनल के बारे में कभी नहीं सोचते. वो पता क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं हाउ कैन आई क्रिएट अ न्यू कैटेगरी. अमेजिंग, ये पहली बार सुन रहा हूँ यार मैं. कैटेगरी, फेसबुक क्या है? फेसबुक इज अ न्यू कैटेगरी. उसने नहीं सोचा मुझे सर्च इंजन बनाना, उसने सोचा यार मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां पे 1 करोड़ लोग डेली अपना 4 घंटा टाइम वेस्ट करेंगे. अभी तक मैं पता क्या सोचता था कि इस इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रॉय करके नंबर 1 पे पहुंचना है. अब आपने जो चीज़ बताई है कि बिल्कुल ही नई कैटेगरी कैसे बनानी है, दे आर बिलियनियर्स. दे आर बिलियनियर्स बिकॉज उन्होंने कैटेगरी बनाई और उसमें वो कंपटीशन लेके आए. जैसे एलन मस्क पता क्या कह रहा है अभी, सोचो मार्स पे हमारा झंडा गड़ा होगा. अबे क्या सोच रहा भाई तू, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल की चीजें सोच रहा है वो, मतलब ये कैटेगरी हो गई. एलन मस्क से एक बंदे ने पूछा पब्लिक कॉन्फ्रेंस में, शुड आई बाय योर टेस्ला शेयर और नॉट? You know what he said? He said, I usually don't recommend people to buy. I tell people कि don't buy my share. I don't know why they still buy. That is called guts, my friend. और जब मैं कैटेगरी क्रिएशन बोलता हूँ ना, 99.99% कोचेज इस लेवल पे सोच भी नहीं सकते, बिकॉज वो सोचते हैं सेल्स का और प्रॉफिट का. और जिनको सेल्स और प्रॉफिट की लत लगी हुई है ना, वो इनोवेशन सोच ही नहीं सकते. वो बस उसी में लगे हुए हैं. कितना पैसा, कितना प्रॉफिट, कितना सेल, कितने कस्टमर, कितना आरओएस. अरे भाई 10 साल बीत गए तुम्हारे यार. इंडिया कितना आगे निकल गया, एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया. गवर्नमेंट हमारे इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्टर इन आई थिंक स्टार्टअप महाकुंभ में उन्होंने बोला था कि यार चाइना देखो एआई में इतना कुछ कर रहा है और इंडियन स्टार्टअप्स अभी ग्रोसरी में लगे हुए हैं. आप चाइना गए हो? I never visited China. मुझे लगता है जाके एक बार देखना चाहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे. आई थिंक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. रोबोटिक्स में बहुत एडवांस फीचर आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तो स्केलिंग में आप बोल रहे थे 100 करोड़, मैं तो आपको $1 बिलियन की सीक्रेट बता दिया कि अगर आपको 10,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है, उसके लिए आपको एक नई कैटेगरी बनानी पड़ती है. Uber was a new category. Nobody thought. They created और कंपटीशन आ गया. पता है तुम्हें धैर्य, एलन मस्क ने टेस्ला जब बनाई, सारे सीक्रेट्स ओपन कर दिए. लोगों ने बोला पागल है कितना बड़ा. कहता मैं पागल नहीं हूं, मैं चाहता हूं दुनिया मेरा आइडिया कॉपी करे और कंपटीशन में कंपनीज आए. अच्छा बताओ क्यों किया ऐसा? आई डोंट नो. अरे भाई तभी तो मार्केट बनेगी. हाँ, नहीं तो पर वो मोनोपोली क्रिएट करके नहीं जी सकता. ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है. देखो अगर आपकी मार्केट बनती है, राइट, अब टोयोटा भी इलेक्ट्रिक कार लेके आ गया, टाटा भी इलेक्ट्रिक कार लेके आ गया, तो क्या होता है कि पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, पिविट हो गया. अब मैं नेक्स्ट गाड़ी कौन सी खरीदूंगा? इलेक्ट्रिक ही खरीदूंगा.
तो उसने वो एक स्ट्रैटेजी से पूरी दुनिया का माइंडसेट चेंज कर दिया, कैटेगरी चेंज कैटेगरी पूरी दुनिया में चेंज करवा दी कि भाई अगले 10 साल में इलेक्ट्रिक कार ही होंगी। अब इलेक्ट्रिक कार में वो कह रहा है कि अगर मैं सारे सीक्रेट खुद रखूंगा तो मैं शायद 10,000 करोड़ का बिजनेस बनाऊं, बट अगर मैंने कैटेगरी बना के अपने सीक्रेट पब्लिक करके पूरी इंडस्ट्री को लेट्स से 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बना दी, उसमें से 10% भी मेरा हो गया, तो वो 2 लाख करोड़ तो 10,000 करोड़ से बढ़ गया ना। ये है एलन फर्स्ट मस्क। मूवर एडवांटेज भी रहेगा, फिर ज़्यादा पैसा बनेगा। टोयोटा ने नया गेम खेला है, मतलब वो पानी से चलने वाली गाड़ी का इंजन उसने रिसेंटली लॉन्च करा है, तो मतलब ये भी नई कैटेगरी आ गई इलेक्ट्रिक से, अब सीधा पानी से चलने वाली गाड़ियाँ। डियर यही है जो इनोवेशन है ना, उसके लिए अब इंडिया में इतने एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने नेक्स्ट लेवल आइडियाज हैं, बट उनके पास दिमाग की कमी है। मुंह पे बोलता हूँ, पता क्यों? फाइनेंशियल बैकअप ही नहीं बनाते, और केवल मेरे पास एक ऐसा आइडिया ये कर दूंगा, अच्छा कस्टमर है नहीं, यूट्यूब चैनल है नहीं, पैसे हैं नहीं, क्या उखाड़ लोगे यार? पहले जो आपका बेसिक स्किल है, ईगो साइड में रखो, आइडिया साइड में रखो, बेसिक स्किल से कुछ करोड़ रुपीस बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, उसके बाद रिस्क लो, तो बड़े रिस्क लो, 10 लाख का रिस्क, 20 लाख का रिस्क, 4 रिस्क लोगे भाई, एक भी चल गया ना सीधा 100 करोड़ का बिजनेस बनेगा। अमेजिंग भाई, हमने बिजनेस के बारे में काफ़ी बातें कर ली, ट्रैफिक इंजन, प्रोडक्ट इंजन, फनल, टीम बिल्डिंग, स्केलिंग, एंड अभी तक ये बहुत लंबा और खिंच सकता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा आओ शो पे, मैं चाहता हूँ आप नीचे 2.0 कमेंट करो, 500 से ज़्यादा कमेंट करना, मैं केवल भाई को दोबारा बुलाने वाला हूँ शो पे और डिटेलिंग में आपके क्वेश्चन लेंगे जो 2.0 में आप अपने बिजनेस में फेस करो, चाहे आप MSME में हो, B2B में हो, कोचिंग कंसल्टिंग एजेंसी हो, कुछ भी हो, फ्रीलांसर हो, आप नीचे अपने कमेंट डालना और उसमें से ही पिक करके हम केवल भाई से क्वेश्चन लेंगे। तो 500 से ज़्यादा लिखना 2.0 और उसके आगे अपनी प्रॉब्लम लिख देना। राइट भाई, अभी थोड़ा सा फन पार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। श्योर भाई। आप हैंग आउट के लिए क्या करते हो? नाइस। सो हैंग आउट के लिए I spend time, I swim a lot and I like playing snooker, watching movies, but मेरा जो बेस्ट हैंग आउट होता है ना वो सिटिंग अलोन एंड आइडिया क्रिएशन। आप एंटरप्रेन्योर के साथ मिलते हो, मीट एंड ग्रीट का इंडिया, अकेला रहना पसंद करते हो? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं ज़्यादा दोस्त है नहीं मेरे, बिकॉज कभी ना कहीं मेरी आदत है कि यार मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ, बट अगर सामने वाले का वो इंटेलेक्ट नहीं आता है ना, तो कहीं ना कहीं वो मेरा उनसे कनेक्शन नहीं बन पाता। मेरे आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया मेरा, राइट? बट मुझे लगता है इंडिया में इंटेलेक्ट की कमी है बहुत ज़्यादा, लोग बेसिक नेसेसिटी ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है अभी कोई। फ्रेंड्स पता है भाई कब होता है कि मतलब वो ना अपनी बेसिक चीज़ों में लगे रहते हैं, चीज़ों को करने के लिए, वो ना ऊपर की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो इंटेलेक्चुअल भी बिल्ड नहीं हो पाता। और मैं भी ऐसे लोग ढूंढता रहता हूँ आपके जैसे, यार मिलके बात करते हैं, और इवन हम ना अपनी सारी चीज़ें बहुत ओपनली खोल के बता देते हैं कि देखो ये चीज़ें है ना, और हमें डर भी नहीं है कॉपी कर ले भाई। अरे यार कोई कॉपी करेगा ना तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है कि हमेशा याद रखो, somebody who's copying you knows only your today's strategy, they don't know your next moves, right? So it's okay, let people copy, but आपका जो next move है वो कभी किसी को डिस्क्लोज मत करो। Right. Don't tell people what are you going to do. Tell people what you have done. Because they judge you based on your history. They don't judge you based on your future commitments. अगर फ्यूचर कमिटमेंट्स करनी है तो पॉलिटिक्स में जाओ देश का भला करूंगा होता नहीं है, पर करूंगा, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। करेक्ट। सो बट आई वुड से ऑन दिस पॉडकास्ट कि हमारे जो इस देश के लीडर हैं वो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं। यार इमेजिन करो, आई थिंक 78-80 एज होगी मोदी जी की, यार दैट गाय इज मोदी जी इज नॉट मैरिड, कोई उनका फाइनेंशियल नहीं है कि मुझे इतने पैसे कमाने, उनका एक एम है कि यार मुझे इंडिया को आगे बढ़ाना है। उनकी भी बिलीनियर वाली सोच है, बट नॉट बिलीनियर एज ए मनी, बट बिलीनियर फॉर नेशन, राइट? तो बिलीनियर्स भी ऐसे सोचते हैं कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे दुनिया की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दुबई के शेख जो है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो भी इसी तरीके से सोचते हैं, वो पूरा स्टार्टअप की तरह लेके चल रहे हैं पूरे दुबई को। बिल्कुल अमेजिंग मैन। एंड आप स्पिरिचुअल हो? या क्या चीज़ें आप करना पसंद करते हो जैसे शांति के लिए? हम बिजनेस ओनर का बर्नआउट भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, सोते सोते भी अच्छा ये करेंगे उठ के सुबह ये करना पूरा प्लान करके रखते हैं, तो बर्नआउट भी होता होगा। उस टाइम पे क्या लगता है आपको, क्या करते हो? सर बर्नआउट के लिए तो मेरा वीकेंड आई ट्राई कि वीकेंड पे एटलीस्ट हाफ डे आई डू नॉट गिव माई टाइम टू एनीबडी, आई चिल आउट, आई एम इन स्विमिंग पूल जस्ट चिलिंग और प्लेइंग सम गेम्स।
तो वो हाफ डे इन अ वीक मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ. आई डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग. आई ईट एनी फूड दैट आई वॉन्ट. सेकेंड, आई मेक श्योर कि यार मैं अपनी नींद अच्छे से पूरी करूँ. ठीक है, ये मैंने बेसिक लाइफ के कुछ सीखे हुए हैं कि अगर आपने नींद अच्छे से पूरी कर ली तो नेक्स्ट डे आपका फ्रेश रहेगा. थर्ड, आई ट्राई नॉट टू ईट मैदा, राइट. तो वो फूड भी जो आप मुझे लगता है यार धैर्य, जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वैसे आप बोलोगे, वैसे आपकी एनर्जी रहेगी. तो मेरा फूड भी बहुत लाइट रहता है. और आपको इसमें क्या क्वेश्चन था कि मतलब स्पिरिचुअल में, तो आई रिसेंटली कंप्लीटेड श्री भगवत गीता. मैंने गीता एक पूरी बुक कंप्लीट करी और आई थिंक इतनी मोटी बुक होगी वो, कम से कम 500 पेजेस होंगे उसके. एक वर्ड में डिफाइन करो गीता को. ओके, एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं, गीता इज कर्म. जैसा करोगे वैसा ही पाओगे. और अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देके बताना कि क्या सीखा उससे, तो क्या बताओगे? यार गीता में मैंने ये सीखा कि सोचो पर उसके साथ एक्शन लो. और भगवान ने आपको सोचने के लिए नहीं भेजा है. काम करने भगवान ने आपको काम करने के लिए भेजा है. और हर पर्सन का लाइफ में, जिंदगी में रोल है. अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपका रोल है बहुत सारा पैसा कमाना और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब देना और बहुत सारे कस्टमर्स को सक्सेस देना. उसको अपना कर्म और भगवान को देन की तरह ट्रीट करो कि भगवान ने मुझे बिजनेस ओनर बनाया है तो मैं बेस्ट बिजनेस ओनर बन के दिखाऊंगा. भाई मैं ना आपको ब्रोफिस देना चाहता हूँ. मैंने कभी पॉडकास्ट के बीच में नहीं करा क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में बहुत, और ये पॉडकास्ट मैं बहुत लंबा लेके जा सकता हूँ. एंड गीता के बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम और डिटेल में बात करेंगे. काफ़ी सारी चीज़ें जानने को आपसे मिली, बहुत मज़ा आ रहा है मतलब आपसे बात करके. मैं इवन गुड़गांव आपसे मिलने आऊँगा स्पेशली कि आपका ऑफिस देखने के लिए, आपका लाइफस्टाइल देखने के लिए. एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि हम कभी ना कभी हैंग आउट करें, चीज़ों को जाने एंटरप्रेन्योर्स की तरह, जस्ट लाइक माइंडेड पीपल कि क्या चल रहा है, कैसे और स्केल कर सकते हैं. यार धैर्य, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people दैट यू स्पेंड टाइम विद. अगर आज मुझसे पूछो कि केवल कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ टाइम बिताना चाहोगे, अगर मुझे आज चांस मिले तो आई विल पिक फर्स्ट पर्सन मिस्टर नरेंद्र मोदी, सेकंड मिस्टर मुकेश अंबानी, थर्ड एलन मस्क, फोर्थ माई पेरेंट्स एंड फिफ्थ माई लाइफ पार्टनर विच इज़ माई वाइफ. That's it. 6th में मुझे भी ले लो. 6th में चलो आप भी यार धैर्य, बेसिक यही है यार. आप जैसे बंदे के साथ बैठते हो, जैसी बातें सीखते हो, वैसे ही आपके बिलीफ बनते हैं. जैसे मैंने बोला, जो बिलीफ होगा आप कुछ तो करोगे ना, एक्शन में कन्वर्ट होता है, एक्शन से रिजल्ट आता है. और जो बड़े लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को फेलियर मानते ही नहीं है. वो कहते हैं यार कुछ चीज़ नहीं चली, क्या चीज़ है जो इंप्रूव हो सकती है, एंड दे कीप इम्प्रूविंग. और आफ्टर सर्टेन इम्प्रूवमेंट एक पिविट करते हैं कि चलो अब नई चीज़ करते हैं, नई चीज़ कर ले. तो यही है यार, मतलब दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. नेवर स्टॉप, कीप इनोवेटिंग, नेवर फियर, एंड ईगो इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड हैव इन योर लाइफ. पता है आपसे बात करके मेरा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, किन्हीं चीज़ों को लेके कंप्लीटली चेंज हुआ है. एंड डेफिनेटली आई एम अ फास्ट इम्प्लीमेंटर. तो मतलब आज आपसे बात हुई है ना, तो शायद आपके जाने के बाद तुरंत मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा. तो मेरी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत भी सक्सेस मैंने देखी है ना, तो वो है कि चीज़ें सीखी, फर्स्ट एकदम इम्प्लीमेंट कर दी. दैट्स इट. भाई आप आखिरी नोट कुछ बोलना चाहते हो मेरे लिए, ऑडियंस के लिए? यार यहाँ पे ना एक एलन मस्क का एक कोट मुझे याद आता है. वो ये कहता है कि यार आप 10 साल में जो अचीव करना चाहते हो ना, उसको लिखो और फिर ये देखो कि उस चीज़ को आप 1 साल में कैसे अचीव कर सकते हो. वाह. व्हाट विल हैपन? 10 साल की अचीवमेंट को, गोल्स को आप 1 साल में इंप्लीमेंट करोगे, यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ फकअप्स. बट वो 1 साल की आपकी जो लर्निंग होगी, दैट इज गोइंग टू बी क्रेजी. वो जो आपकी इंप्लीमेंटेशन होगी, जो आपकी नॉलेज होगी ना, आपको एक नई लीग में लेके जाएगी. दैट्स इट. दैट इज माई मैसेज टू योर ऑडियंस. थैंक यू सो मच भाई, एंड डेफिनेटली मैं जल्दी आने वाला हूँ आपसे मिलने. थैंक यू. कूल, थैंक यू. आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा. मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ. मैं आपको बता दूँ, बिजनेस सब लोग बना लेते हैं, टीम वगैरह सब कुछ बन जाता है, लेकिन जब बिजनेस सैचुरेट होता है ना, तब सबसे ज़्यादा फटती है. और उसके लिए भी हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जो साइड में आप ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हो. ये कंप्लीटली आपको बताएगा कि सैचुरेशन पार्ट से किस तरीके से निकलना है और कंप्लीट नेक्स्ट लेवल की स्किलिंग किस तरीके से करनी है. तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में.